Hello all, in the revision series we are left with chapter number 7, 8, 9, 10 and 11. So now we are discussing chapter 7 and a cookware. Yes, चैप्टर 7 में सबसे पहले आ जाता है ऐसे 560 यानी सब्सिक्वेंट इवेंट. होता है क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट, है ना. एफआरएफ के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 4 उसने बताया नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स और एग्जिस्टिंग इवेंट्स जिसमें कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो उसको बैलेंस शीट में एडजस्ट कर लेंगे डिस्क्लोजर्स वगैरह में, और नहीं कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो उस ईयर की बैलेंस शीट में ऐड नहीं करना है. लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के हिसाब से सब्सिक्वेंट इवेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो वेरी फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी सपोज ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो 31 जुलाई है और ऑब्वियसली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उनको ऑडिटर चेक करेगा. कैसे चेक करेगा? सबसे पहले मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा कि मैनेजमेंट ने क्या प्रोसेस एस्टेब्लिश किए हैं उसके लिए. फिर मीटिंग्स जो भी मीटिंग्स होंगे उनके मिनट्स पढ़ के भी पता चल जाएगा. इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के भी पता चल जाएगा, है ना. नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन है उसमें आ जाता है कि फैक्ट्स बिकेम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड मीन्स जो बोर्ड में जो हमारी अप्रूवल के लिए यूज़र्स के सामने जो गए थे वो अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट गए नहीं, वेबसाइट पे नहीं गए या यूज़र्स के पास अभी तक सर्कुलेट नहीं हुए, पर ऑडिट रिपोर्ट हमारी क्या हो गई है, कंक्लूड हो गई है. और फिर कोई फैक्ट हमारे नॉन में आता है तो हम क्या करेंगे? एज एन ऑडिटर हमारी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, बट अगर कोई फैक्ट हमें ध्यान में आ जाता है तो अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या उससे हमारे ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो मैनेजमेंट उसको कैसे अमेंड कर रहा है. अगर मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है तो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के चेक करेंगे कि मैनेजमेंट ने अमेंड प्रॉपरली किया है कि नहीं. और अगर मैनेजमेंट ने अमेंड नहीं किया, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो. मैनेजमेंट ने अमेंड नहीं किया है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में भी उस पर्टिकुलर फैक्ट को लिखेंगे. और मैनेजमेंट ने अमेंड कर भी दिया है बट हमारी ऑडिट रिपोर्ट उससे क्या हो रही, इम्पैक्ट आ रहा है, तो एक एडिशनल ऑडिट रिपोर्ट पे डेट लिखकर उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में लिख सकते हैं. या पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही हम नहीं बना सकते अगर हमें लगता है कि नहीं पूरी ऑडिट रिपोर्ट इम्पैक्ट आ रही है इसमें, तो है ना. तो जो दो डेट आ रही है ऑडिट रिपोर्ट में उसको ड्यूअल डेटेड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक तो ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी और एक छोटा सा फैक्ट हमें कुछ नॉन में आया था कि ये भी पता होना चाहिए, इसके लिए हमारे को मॉडिफिकेशन देना है तो एक और एडिशनल डेट, या फिर पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट चेंज करके नई ऑडिट रिपोर्ट बना दो, तो ये ऑप्शन रहता है. थर्ड एक केस आ जाता है, 2 केस हम डिस्कस कर चुके. एक तो ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, एक ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के पहले बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू हो गए. अब क्या करें? डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि तुम क्या कर रहे हो, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो मैनेजमेंट कैसे अमेंड कर रहा है. प्लस मैनेजमेंट से ये भी पूछेंगे कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये पता चल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अमेंड हो चुके हैं या इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है. उसके लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है डिस्कस करेंगे. साथ में हमारा और क्या काम रह जाता है, हम जो भी हमारे उन पे कर सकते हैं कि जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट है उस पर यूजर्स बिलीव ना करके नए ऑडिट रिपोर्ट या उसमें अमेंडमेंट हो गया उस बात को माने. उसके लिए हम हो सकता है कि मीटिंग्स में जाकर बात करें, या फिर हो सकता है हम हमारी वेबसाइट पे लिखें, हो सकता है हम सर्कुलेशन में एक नई ऑडिट रिपोर्ट भेजें. ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं. सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बाद में आ जाता है सेकेंड ऐसे 570 गोइंग कंसर्न. सबसे पहले चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की. ठीक है, कि हमारी जो एंटिटी है वो चलती रहेगी कि नहीं. सेकेंडली जो जिम्मेदारी है वो किसकी? ऑडिटर की. लेकिन अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न चेक नहीं किया है या मैनेजमेंट ने लेस देन 12 मंथ्स ऑफ गोइंग कंसर्न की कंसिस्टेंसी को चेक किया है तो सबसे पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो कि आप इसको एसेस कर लो गोइंग कंसर्न असेसमेंट्स. और अगर मैनेजमेंट फिर भी मना कराए तो फिर तो अपने को वही ऐसे 705 एडिशनल प्रोसीजर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स वगैरह. ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने लेस देन 12 गोइंग कंसर्न नॉर्मली 12 महीने का चेक करना है, लेकिन अगर लेस देन 12 मंथ है तो रिक्वेस्ट करो कि तुम 12 महीने का एटलीस्ट गोइंग कंसर्न चेक करो. ठीक है, अगर फिर भी मैनेजमेंट मना कर रहा है तो मैनेजमेंट ने असेस कर भी लिया है तो फिर से चेक करना है कि मैनेजमेंट ने प्रॉपरली असेस किया है कि नहीं किया. ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी के साथ साथ में मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट किस किस बात पे डिपेंड करता है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, नेचर एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस, डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह. ठीक है, अब ऐसे कौन सी इवेंट्स कंडीशन है जिसमें गोइंग कंसर्न की कंसिस्टेंसी पे हमें डाउट हो सकता है? तो वो 3 तरह के इवेंट्स कंडीशन है. पहला फाइनेंशियल आउटकम हो सकता है,
सेकंड ऑपरेशनल हो सकता है और थर्ड अदर हो सकता है। फाइनेंशियल में सारे जैसे एडवर्स फाइनेंशियल रेशियो है, करंट असेट्स जो है लायबिलिटी से भी कम है, हमारा सारा का सारा सेल्स जो पहले क्रेडिट में होता था अब कैश में होने वाला है, जो भी क्रेडिटर्स है वो अभी पैसे मांग रहे हैं, लोन्स हम रीपे नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़ रहे रीपेमेंट्स के लिए, ठीक है। सप्लायर ने हमें कैश ऑन डिलीवरी सीओडी शुरू कर दिया है, क्रेडिट पे कोई भी हमें सामान बेच नहीं रहा है, हम क्रेडिटर्स को पेमेंट ड्यू डेट्स पर रीपे नहीं कर पा रहे। इस तरह की अगर सारी कंडीशंस है, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो हमें क्या पता पड़ रहा है कि अब हमें एज एन ऑडिटर पता चल रहा है कि यहाँ पर गोइंग कंसर्न में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, अनसर्टिनिटी इन एग्जिस्टिंग गोइंग कंसर्न। फिर आ जाता है अगर ऑपरेटिंग इवेंट्स की बात करें तो उसमें सारे लोगों की बात होगी, जैसे कि कस्टमर चला गया, कि मैनेजमेंट चला गया, कि सप्लायर चला गया, कि कॉम्पिटिटर आ गया, कोई एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो मैंने कहा ना लोगों की बात होगी, है ना, या फिर मैनेजमेंट ने खुद सोच लिया कि अभी लिक्विडेशन ऑफ द ऑपरेशन जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस। अदर इवेंट्स कंडीशन में क्या आ जाता है, स्टैट्यूटरी लो ऐसा बन गया कि अब आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, नया लो आ गया, चेंज इन लो आ गया, कोई ऐसा लिटिगेशन है अगर उसका आउटकम नेगेटिव आया तो हमें बंद करना पड़ सकता है कंपनी को, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आ जाता है अनसिक्योर अंडर इंश्योर्ड कैटेस्ट्रॉफ डिजास्टर, अगर डिजास्टर हुई है और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस था ही नहीं या अंडर इंश्योरेंस था, अब हम उसको वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो इस सारी कंडीशन में हमें लग रहा है कि अब एंटिटी चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब डाउट हो रहा है तो अब क्या करें, सबसे पहले एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीटिंग के मिनट्स चेक करेंगे, शेयर होल्डर की TCWG के टर्म्स ऑफ डिवेंचर लोन एग्रीमेंट चेक करेंगे, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक कर लेंगे, और क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकते हैं अगर हमें कोई डाउट हो रहा है तो। कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट, की मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बना तो दिया है पर वो रिलायबल है कि नहीं, उसका जो बेसिस है सपोर्ट अजम्पशंस जो लिया वो बराबर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। लीगल काउंसिल से भी बात कर सकते हैं, है ना। सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक करेंगे, अनफिल्ड कस्टमर को कैसे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे वो फुलफिल करेंगे ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑडिटर ने कंक्लूजन निकालना है, ठीक है, और कंक्लूजन निकालना है मीन्स रिपोर्ट में रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट में कैसे उसको कंक्लूड करना है, क्या ओपिनियन देना है, तो 3 तरह से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी और मैनेजमेंट ने क्या क्या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर लिया, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर लिया तो हमारा जो ओपिनियन होगा वो तो होगा अनमॉडिफाइड, बट साथ में हम यूएम पैरा भी लिखेंगे। यूएम पैरा में क्या लिखेंगे कि एक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा क्या होता है आपको पता है, जिसमें कोई भी मिसस्टेटेड नहीं है लेकिन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है कि अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और डिस्क्लोज नहीं किया है ना, तो आप उसका क्या देखोगे, इम्पैक्ट देखोगे। अगर इम्पैक्ट परवेजिवली पड़ रहा है तो फिर हम करेंगे एडवर्स ओपिनियन, और अगर इम्पैक्ट जो है वो परवेजिव नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाने ही नहीं थे, लिक्विडेशन के हिसाब से बनाने थे, लिक्विडेशन बेसिस पे, और बनाए गोइंग कंसर्न के हिसाब से, अब तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गड़बड़ है, कोई ओपिनियन इसमें नेक्स्ट आता ही नहीं है, इसमें सीधा आएगा एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। अगर मैनेजमेंट जो है वो असेस ही नहीं कर रहा है गोइंग कंसर्न, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि मैनेजमेंट असेस ही नहीं किया है, तो डिस्क्लेमर या फिर क्वालिफाइड, ठीक है। डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि असेस किया नहीं मैनेजमेंट ने, और अगर उसका परवेजिवली इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइड भी ओपिनियन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आ जाता है ऐसे 450। ऐसे 450 क्या बोलता है, इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, जो आइडेंटिफाई किधर की थी, 315 में, 315 में आइडेंटिफाई की थी मिस स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरनमेंट। तो अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना है। अगर ट्रिवियल इम्पैक्ट है तो रहने दो, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि वो अनकरेक्टेड रह गई है, सबसे पहले मैनेजमेंट से बात करो, TCW से बात करो, करेक्टिव एक्शंस क्या ले सकते हो वो सोचो। अगर करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, एडिशनल प्रोसीजर लगा के चेक करो। अगर उसको करेक्टिव एक्शन मतलब मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया है तो प्रोसीजर लगा के चेक करो कि वो करेक्ट सही किया है कि नहीं किया है। ये सारी बातें 450 में आती है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल है कि नहीं है, ट्रिवियल है, ये सब डिसाइड करने के लिए ऐसे 320 के हेल्प ले लेंगे। 320 के हिसाब से मटेरियल होगा तो वो मटेरियलिटी में काउंट हो जाएगा मिस स्टेटमेंट, ठीक है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का साइज एंड नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट इफेक्ट क्या है, DCF से बात कर ली, ठीक है। उसके लिए एक 580 में WRB आप ले सकते हो।
अब आ जाते और डॉक्यूमेंटेशन में क्या डॉक्यूमेंट करना है आपको पता ही है, क्या ट्रिवियल था, क्या मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह गया था, उसका इम्पैक्ट क्या था, इवैल्यूएट करके देखा, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब हमने मैनेजमेंट से बोला है कि हमें लिख के बताओ ये बात, तो क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आएगा। सबसे पहले जाते ही तो जो आपने मैटर लेटर ऑफ एंगेजमेंट में लिखा था, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी, वो एक बार WR में भी लिखोगे। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स इसमें ऐड हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। इंटरनल कंट्रोल जो है वो बराबर से तुमने चेक किया, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। गोइंग कंसर्न, ये सारी एक बार बात हमने उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के ले ली। उसके बाद में अपने को लगता है कि और भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, और भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। जैसे ऐसे 560 में बोला है सब्सिक्वेंट इवेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 570 में बोला था गोइंग कंसर्न के बारे में भी एक बार WR लिखवा के लो, WR लिखवा के ले लिया। तो इस तरह से और भी WRs ले सकते हैं, एक ही मैटर पर एडिशनल WR भी ले सकते हैं, है ना, तो वो भी चलेगा। मतलब नंबर ऑफ WRs फिक्स नहीं है कि कितने कितने बैन नंबर ऑफ WRs ले सकते हो, लेकिन WR इज नॉट द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ये एक नेसेसरी एविडेंस है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके साथ में दूसरे ऑडिट प्रोसेस लगा के चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। कुछ रिकन्फर्मेशन के लिए मैटर्स जो होते हैं उनके लिए भी WR होता है। रिकन्फर्मेशन जो हमने लेटर ऑफ एंगेजमेंट में भी वापस एक नया लेटर ऑफ एंगेजमेंट भेज रहे थे ना नेक्स्ट ईयर सेम ऑडिटर रिकरिंग ऑडिट में, है ना, वो सारे कुछ मैटर्स इसमें भी आएंगे। जैसे कि कुछ चेंज हो गया है तो जिसके साथ में पहले हमने WR लिया था वो पर्सन ही चेंज हो गया, इधर आए नहीं है, ठीक है, या फिर चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो थी वो समझ नहीं पा रहे हैं आपस में ऑडिटर और मैनेजमेंट, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम एक रिकन्फर्मेशन के लिए भी WR ले सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक असर्शंस के लिए WR क्या हो सकता है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द एंटिटी, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ने क्यों लिया, पर्टिकुलर एग्जाम्पशंस क्यों लगाया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्शन इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैनेजमेंट ने क्यों लिया, एस्टिमेशन क्यों लगाया, है ना, तो इन सब के बारे में एक स्पेसिफिक असर्शन वाला WR ले सकते हैं। ठीक है, डेट क्या होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट के बाद नहीं, ऑडिट रिपोर्ट के पहले होनी चाहिए डेट। तो फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा, एड्रेस टू द ऑडिटर होगा। अगर कोई पब्लिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने RBI को कुछ लिख के भेजा है और वही मैटर मुझसे ऑडिटर ने पूछा और मैंने उसको बोला कि चलो ये मैटर सेम वही हम उसको कॉपी पेस्ट करके बताते थे कि हमने पब्लिक एंटिटी को बताया, पब्लिक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो तुम्हें WR लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। WR इज़ डिफरेंट। पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो आपने जिस भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कम्युनिकेट किया है, हमें मतलब नहीं, हमें हमारा WR हमें एड्रेस करते हुए भेज दो। ठीक है, डाउट आ रहा है अगर रिलायबिलिटी ऑफ WR पे, या फिर WR में अलग इन्फॉर्मेशन है और अदर ऑडिटर से लगा के इन्फॉर्मेशन इनकन्सिस्टेंस मिल रही है, तो हमें क्या होगा, फिर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस सबके ऊपर डाउट होगा। हम रीइवैल्यूएट करेंगे उनकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, फिर हम क्या करेंगे और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, उसे पता करेंगे। ठीक है, और फिर हो सकता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया WR के लिए तो रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम एक तो रीज़न पूछेंगे कि तुम WR क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे। अगर हमने मांगा है WR नहीं प्रोवाइड करें, क्या बोलेंगे, क्यों नहीं WR प्रोवाइड कर रहे हो, रीज़न बताओ। अगर मैनेजमेंट फिर भी WR प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसकी इंटीग्रिटी पे हमें डाउट है, बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है ना, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी जा सकता है अगर इतना बड़ा मैटर है तो। ठीक है, और क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन पे ही उसने हमें WR नहीं प्रोवाइड किया, मतलब इंटीग्रिटी पे डाउट है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो फ्रॉड हो सकता है, तो डिस्क्लेमर भी हो सकता है या क्वालिफाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऐसे 260 क्या बोलता है, कम्युनिकेशन विद TCWG। क्या बातें हो रही है, कम्युनिकेशन रिटर्न में भी हो सकता है अगर कुछ सिग्निफिकेंट मैटर है, बाकी बातें करोगे ऑरली चलेगा। ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, मैनेजमेंट भी अपनी बात रख रहा है, सॉरी TCWG भी अपनी बात रख रहा है और ऑडिटर भी अपनी बात रख रहा है। इससे क्या होगा कि एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में ऑडिट हो पाएगी कि ऑडिट का हमारा स्कोप क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंक्लूजन की है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन है, तुम्हारी अच्छा TCWG क्या बात करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी एंटिटी का, हमारी एंटिटी कैसे चल रही है, स्कोप क्या है। ऑडिटर भी बात करेगा, शुरुआत में तो प्लानिंग हमने की है, क्या स्कोप है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर धीरे धीरे जब कुछ भी डिफिकल्टी अराइज हो रही है मैनेजमेंट के WR, अगर मैनेजमेंट और TCWG अलग अलग है, TCWG पता है ना कौन होता है, हायर अथॉरिटी, जैसे ऑडिट कमेटी हो गई, NRC कमेटी हो गई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो सारे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने अगर मैनेजमेंट ने कुछ डिफिकल्टी है, मैनेजमेंट हमें कुछ भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है या कुछ ऐसे मैटर है, तो हम किससे बात करेंगे, फिर TCWG से बात करेंगे। ठीक है,
अब अगर लिस्टेड एंटिटी है तो इंडिपेंडेंस के, हमने इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा है, अगर कुछ भी उस पर थ्रेट था तो एलिमिनेट किया, ये सारी बात भी हम मैनेजमेंट से TCWG से करने वाले, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ाती नहीं हूँ, आपको पता है जो भी बातें आपने की सब डॉक्यूमेंट करनी है, दैट्स इट। 265 और 260 में क्या डिफरेंस है? 260 जो है वो सारी बातें करने के लिए बोलता है, 265 इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज की ही बात करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसी है तो किससे जाके बात करनी है? TCWG से, कि इस पर करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये चेक करना पड़ेगा कंट्रोल रिस्क अराइज हो रही है, और वो कब कब हो सकता है? जब या तो हमें ऐसा लग रहा है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, इसका मतलब क्या हुआ? खास डेफिशिएंसी जो एक या एक से ज़्यादा मिल करके बड़ी मिस स्टेटमेंट बनने वाली है, ठीक है। जहाँ पर कंट्रोल रिस्क है, यानी कंट्रोल तो है लेकिन फिर भी हम डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मिस स्टेटमेंट को। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के एग्जांपल हो सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी डेफिशिएंसी है जो फ्यूचर में चलने वाली है, फ्यूचर तक इम्पैक्ट करने वाली है, फ्रॉड हो रहा है, मैनेजमेंट ही गड़बड़ है, या एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, तो ये, और एस्टिमेटेड अमाउंट जो है उसमें इतनी सब्जेक्टिविटी है कि गड़बड़ हो सकती है, या फिर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ऐसा है, ठीक है। या फिर इंडिकेटर्स, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। इंडिकेटर्स में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है इनफेक्टिव है, जैसे मैनेजमेंट जो है उसने कोई करेक्टिव एक्शन लिया ही नहीं जब उसको पता चला इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है, या मैनेजमेंट फ्रॉड इंडिकेट हो रहा है, तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में गड़बड़ है। या फिर क्या इंडिकेटर है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स जो है वो एब्सेंट, मतलब है ही नहीं, रिस्क को मैनेज करने का प्रोसेस के एंटिटी में है ही नहीं, तो बात तो करनी पड़ेगी फिर TCWG से। या फिर कंट्रोल रिस्क है, या फिर प्रायर पीरियड में भी कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ गया था लेकिन उसके ऊपर भी अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, अभी भी कोई मिस स्टेटमेंट नजर आया, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया है, तो बहुत गड़बड़ दिख रही है, इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। मैनेजमेंट ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी नहीं कर रहा है। कंट्रोल की इंपॉर्टेंस किस लिए होती है? कंट्रोल ऑब्वियसली फ्रॉड नहीं हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे भी कंट्रोल की जरूरत है, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल होनी चाहिए, पॉलिसीज पे कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आउटसाइड द कोर्स ऑफ एंटिटी है उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब अप्रूवल्स होनी चाहिए, चेक होना चाहिए वो चीज़। पीरियड एंड में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है उस पर कंट्रोल होना है। पीरियड एंड के ट्रांजेक्शन्स में गड़बड़ ज़्यादा होती है क्योंकि बैलेंस शीट मैच करवानी होती है, तो उसमें भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिटरमाइन करने के बाद में एक बार TCWG से बात कर लेंगे रिटर्न में पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ में, ताकि उनको समझ में आए कि क्या डेफिशिएंसीज हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिखेंगे, ठीक है। हमने 260 में क्या देखा था कि 2 वे कम्युनिकेशन था, ओरल भी चलेगा, रिटर्न में वही चीज़ें होगी जो सिग्निफिकेंट लग रही है। यहाँ पर आपको रिटर्न में बराबर एक्सप्लेनेशन के साथ में TCWG से बात करनी पड़ेगी कि ये डेफिशिएंसीज है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अपना चैप्टर नंबर 7। नाउ वी आर डिस्कस द चैप्टर नंबर 8, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में फर्स्टली क्या आ जाता है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओपिनियन फ्रेम करना है सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सारे के सारे एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए हैं एसेंट एविडेंसेस, उसके हिसाब से एक ओपिनियन फ्रेम करके एक बढ़िया रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। स्पेसिफिक इवैल्यूएशन में क्या क्या बातें लेनी, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंटली चल रही है, बराबर से अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट किए, कंसिस्टेंटली अप्लाई किए नहीं किए तो चेंजेस क्या है, क्यों है, रीज़न, ठीक है। डिस्क्लोजर्स बराबर लिखे हुए, सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर से टाइटल है, अच्छे से लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी अच्छे से यूज़ की हुई है। टर्मिनोलॉजी मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन द डेट ऑफ जो भी लिखना है बराबर से लिखा हुआ है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को, PPE को फिक्स्ड एसेट्स ने लिख रखा है, PPE को PPE लिखेगा, तो टर्मिनोलॉजी बराबर है। ये सारी बातें चेक करने के बाद में हम क्या करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक कुछ डेफिनेशन है, जैसे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बनता है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क 2 तरह के होते हैं, एक तो फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस। दोनों में क्या डिफरेंस है? फेयर प्रेजेंटेशन जो जनरली आप देख रहे हो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया इसको फॉलो किया। कंप्लायंस मतलब पर्टिकुलर किसी सेबी ने डायरेक्शन दिया है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कुछ डायरेक्शन है ना, तो उस पर्टिकुलर कंप्लायंस के हिसाब से कुछ भी लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस तरह से बना है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। टोटल 14 पैराग्राफ से पहला आ जाता है क्या? टाइटल क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। एड्रेस क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली मैनेजमेंट पार्टनर, जिसको भी आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर और मैनेजमेंट या यूजर्स ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है ऑडिटर्स ओपिनियन। ओपिनियन पहले आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन ये MCQ में पूछ सकते हैं। तो ऑडिटर्स ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड है पर्टिकुलर इस एंटिटी के, ठीक है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके टाइटल, पीरियड कवर्ड की इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम का अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस पॉलिसीज जो है वो ऑडिट किए हुए हैं। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या होता है? बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप लिखोगे कि हमने ऐसे को फॉलो किया है, हमारी ऑडिटर की जिम्मेदारी को फॉलो किया है, इंडिपेंडेंटली हमने एग्जामिन किया है, हम इंडिपेंडेंट हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस के को एनालाइज करके हमने कंक्लूजन बनाया है, ठीक है। जैसे बेसिस ऑफ ओपिनियन इन आवर ओपिनियन विद द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस।
information explanation given to us the financial statement are fairly present or provide true and fair view subject to, या आजकल एक्सेप्ट लिखते हैं, एक्सेप्ट में मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं ना, और अनमोडिफाइड है तो ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाता है, ठीक है। बस इसमें ये होगा कि जब आप बात करोगे मॉडिफिकेशन की, तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाएगा या बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, ऐसा वर्ड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गोइंग कंसर्न। पहले नहीं होता था, अभी आ गया है कि गोइंग कंसर्न कंटिन्यूसली चल रही है कि नहीं चल रही है, एंटिटी में कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट इन द कंपनी, तो वो आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिख लोगे। उसके बाद में की ऑडिट मैटर्स आ जाता है, ऐसे 701 में बता रखे कौन कौन से मैटर है। जैसे 701 की ऑडिट मैटर्स होते हैं, तो क्या होते हैं की ऑडिट मैटर्स, जो हमने TCWJ से अभी डिस्कस करके आए हैं जस्ट 260 में, है ना, और ये पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी में ही लिखा जाएगा, क्योंकि जनरली TCWJ लिस्टेड एंटिटी में ही होगा ना, तो इसीलिए ऐसा बोला है। नेक्स्ट आ जाता है क्या की ऑडिट मैटर, ऐसा नहीं है कि मिसस्टेटेड मैटर्स है, ठीक है। और की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ तब नहीं आएगा जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप डिस्क्लेम कर रहे हो तो आप क्या बात करके आए हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर ये जो पर्टिकुलर 701 के मैटर्स है वो सब्सटीट्यूट ऑफ 7 बेसिस ऑफ ओपिनियन नहीं है, यूएम पैरा नहीं है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशंस में आ जाता है 720 में, आपके सिलेबस में 720 ऐसे नहीं है इंटर में। 720 में जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तुम्हारे हम जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF प्रिपेयर करे, गोइंग कंसर्न को चेक करें और इंटरनल कंट्रोल के डेफिनेशंस को भी चेक करे, करेक्ट करें। हमारी जिम्मेदारी में क्या क्या आ जाता है एज एन ऑडिटर, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करें, ओपिनियन प्रोवाइड करें, गारंटी प्रोवाइड नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया है उसमें RMM जो थे वो चेक किए, इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज को चेक किया है, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट हो रहे कि नहीं वो चेक किया है, ठीक है। लोकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर किधर आएगा, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले तो ऑडिट रिपोर्ट में खुद में अपेंडिक्स होगा उसके साथ में, तो उसमें और एक आ जाएगा वेबसाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन किसकी, ऑडिटर की जिम्मेदारी की लोकेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, सिग्नेचर किसका होगा, ऑब्वियसली FRA नंबर, MRA नंबर, मेंबर या फिर फर्म का, और दोनों का भी एक साथ आ सकता है। यूडिन क्या होता है, UDI पता है क्या होता है, UDI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले क्या होता था, बहुत सारे CA जो नहीं बनते थे ना, आप CA थे, वो भी माल प्रैक्टिसेस में अपने आप को CA बताते थे, हम भी CA, ठीक है। और अब क्या होगा कि CA को ही उस पोर्टल पे यूडिन पे क्या होगा, उसके डॉक्यूमेंट को जनरेट करने का एक जनरेट कर सकता है CA खुद ही, ठीक है। तो हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये फरवरी 2019 के बाद में UDI जनरेट करने का प्रोसेस शुरू हुआ है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। प्लेस ऑफ सिग्नेचर क्या होगा, क्लाइंट का प्लेस होगा जनरली। 705 मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, मॉडिफिकेशन में कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स आते हैं, 3 तरह के ओपिनियन है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर, ठीक है। क्वालिफाइड में 2 तरह के पॉइंट्स आएंगे। पहला तो अगर आपके सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले हैं और आपको पता चला है कि इस पर्टिकुलर असर्शन लेवल मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस में घर बड़े मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट परवेजिवली इंपैक्ट नहीं कर रही है, मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, तब आप क्या करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। या फिर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले ही नहीं है, तो मिस स्टेटमेंट का पता ही नहीं है, लेकिन वो जो एविडेंस नहीं मिला है ना, वो इम्पैक्ट करेगा सिर्फ असर्शन लेवल पे, यानी किसी अकाउंट बैलेंस को या किसी ट्रांजेक्शन को या किसी अमाउंट को या किसी डिस्क्लोजर को, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं करने वाला, मतलब परवेजिव इम्पैक्ट नहीं है, मटीरियल तो है, तो वहाँ पर आप आ जाओगे क्वालिफाइड में। अब आ जाते हैं एडवर्स और डिस्क्लेमर। एडवर्स मतलब मिस स्टेटमेंट मिली है लेकिन वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेजिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो एडवर्स। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, मतलब हमें नहीं पता मिसस्टेटेड है कि नहीं है, पर वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करने वाला है। जैसे मर्जर हो गया और एक कंपनी के अकाउंट्स मिल ही नहीं रहे, तो अब आपको पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पता नहीं है ना, तो अब आप उसके ऊपर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे कि हम ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये परवेजिवली इम्पैक्ट कर रहा है पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को। सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस की बात होती है तो हम किस में चले जाते हैं, क्वालिफाइड में, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज कर लिया आपके स्कोप के ऊपर, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इम्पोजेस लिमिटेशन है उसको आप रिमूव करो। अगर मैनेजमेंट रिमूव कर देता है तो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के चेक कर लेंगे, लेकिन रिमूव नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट चेक करेंगे। अगर इम्पैक्ट सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस या पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स इस पर ही पड़ रहा है तो हम क्वालिफाइड, पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, अमाउंट, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, डिस्क्लोजर्स पे तो क्वालिफाइड। लेकिन अगर इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, अब लग रहा है कि परवेजिव इम्पैक्ट हो सकता है, विथड्रॉ करने का परमिशन होगा लॉ एंड रेगुलेशन में, तो विथड्रॉ कर लेंगे,
है ना। लेकिन अगर विड्रॉ का परमिशन नहीं है तो फिर डिस्क्लेमर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपने पास में। 701 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाते हुए। 706 इन्फोसिस ऑफ मैटर पेरा, OM पेरा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, 701 706। 701 की ऑडिट मैटर सिर्फ लिस्टेड एंटिटी में, 706 जो है वो लिस्टेड नॉन लिस्टेड सारी एंटिटी में होगा, EOM पेरा। हाँ, 701 में की ऑडिट मैटर पेरा कभी पब्लिक इंटरेस्ट वाली एंटिटी है जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है तो फिर आप लिख सकते हो यूजर्स के लिए। 706 में ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स जो कि मिस स्टेटेड नहीं है, क्योंकि मिस स्टेटेड होते तो 705 में चले जाते हैं, है ना। मिस स्टेटेड नहीं है लेकिन यूजर्स के लिए जरूरी है, बताना जरूरी है, तो EOM में आ जाएंगे या OM में आ जाएंगे। अब EOM OM में क्या डिफरेंस है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो सारे मैटर EOM में आएंगे। उसमें एग्जाम्पल में बता रखे हैं, जैसे गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट कर रही है, कैटेस्ट्रॉफ हो गया है, या फिर अनसर्टेनिटी इन लिटिगेशन है, तो वो डिस्क्लोजर्स में आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट इवेंट है तो वो इस साल या अगले साल वाले डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आएगा ही आएगा। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अर्ली एप्लीकेशन है तो यूजर्स को पता होना ज़रूरी है, गलत तो नहीं है लेकिन यूजर्स को पता होना ज़रूरी है। और कैटेस्ट्रॉफ है, ठीक है। अब ये जो है मिस स्टेटेड नहीं है, एंटिटी ने सब कुछ बराबर से लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोज किया है, लेकिन ज़रूरी था तो EOM में लिखा। OM में कौन से मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन यूजर्स को पता होने चाहिए, जैसे आगे आप पढ़ने वाले हो 710 में अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, प्रायर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट किए थे, तो ये सारे मैटर मिस स्टेटेड नहीं है। ज्वाइंट ऑडिट में क्या हो सकता है कि हमारा और किसी और सामने वाले ज्वाइंट ऑडिटर का अलग अलग ओपिनियन है, तो हम गलत नहीं है पर यूजर्स को पता होना जरूरी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी नहीं है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। हमने यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट को ओपिनियन को यूज़ किया है ना। तो ये सारी बातें हम OM पेरा में अदर मैटर पेरा में लिखते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव, अब लास्ट ऐसे आ जाता है 710। 710 क्या बोलता है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशंस। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशंस दो तरह की होती है, एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। कंपैरेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स मीन्स ऐसे पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस वगैरह जो हमारे करंट ईयर का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। ऐसी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर है, जो करंट ईयर को इम्पैक्ट करने वाली, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में। अगर अगर वो पहले पिछले साल वो मॉडिफाइड थी, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ठीक है, वो मॉडिफाइड थे, अभी उसको करेक्ट नहीं किया है और वो इम्पैक्ट करे करंट ईयर को भी, तो अब करंट ईयर को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऑडिटेड ही नहीं था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल वाला, तो हम उसमें पर्टिकुलर OM पेरा में लिखेंगे कि पिछले साल वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड नहीं था, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है वो इस बार ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक बना है, इस तरह से, है ना। तो ये OM पेरा में लिखेंगे, बट इससे हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से कोई रिलीव नहीं मिल रहा है आपको। आपकी जिम्मेदारी यानी आपको आपके ओपनिंग बैलेंसेस जिस भी तरह से चेक करने हैं वो चेक करने ही करने ऑडिट प्रोसीजर लगा के, ठीक है। वो 510 में ऑडिट प्रोसीजर बता रखे हैं। अब जाते हैं कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 केस है। आपको मैं समझाती हूँ कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कैसे करें। जैसे हमने इस साल के साथ में लास्ट 3-4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बने हुए, कॉलम 1 में आ रहा है 2024, 25, 26, 27, 27, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि पिछले साल अगर हम ही ऑडिटर थे, हमने चेक किया, लेकिन पिछले साल हमारा ओपिनियन कुछ अलग था, इस साल हमने सबके साथ में चेक किया तो हमें एनालिटिकल प्रोसीजर में लगा कि कुछ गड़बड़ दिख रही है पिछले साल में, तो हमारा ओपिनियन अगर बदल गया तो OM पेरा में लिख लो कि पिछले साल अलग ओपिनियन था, हम ही ऑडिटर थे फिर भी, और इस साल अलग है। अगर प्रीवियस ऑडिटर कोई अलग था तो उसका क्या ओपिनियन था, टाइप ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ ओपिनियन, अगर मॉडिफिकेशन था तो क्या मॉडिफिकेशन था, ये सारी बातें आपको OM पेरा में लिखनी पड़ेगी अगर कोई और ऑडिटर था तो। और अगर ऑडिटेड नहीं थे तो सेम जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग में किया था, क्या किया था, OM पेरा में लिखा था, बट उससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है ना। दिस इज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ठीक है। अब ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में सबसे पहले एक्चुअल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम में आपको अकाउंट्स रखने हैं। साथ में अगर आप कहीं और रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और इंडिया में रख रहे हो अकाउंट्स वगैरह, तो 7 दिन में आप ROC को बताओगे। अगर आउटसाइड इंडिया में है तो एक उसका समराइज रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। अगर जो ऑडिटर है वो वहाँ का कोई और है, यहाँ का कोई और है, तो ऑडिट रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ब्रांच ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट तो प्रिंसिपल ऑडिटर के पास में आएगी आएगी। इसमें एक ऐसे आ जाता है SS600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। इसमें हम एज एन ऑडिटर, जैसे पहले हम इंटरनल ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट यूज़ करे थे ना SS610 में, 1 इज इंटरनल, 0 इज अदर, अनदर ऑडिटर, ठीक है।
तो अनदर ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट मतलब ब्रांच ऑडिटर, कॉम्पोनेंट ऑडिटर, कॉम्पोनेंट में ब्रांच आ जाता है, जॉइंट वेंचर आ जाता है, एसोसिएट है ना, सारे इंटरप्राइजेस के ऑडिटर है, उनसे बोलेंगे आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करो, ठीक है, हम आपको असिस्ट करेंगे, हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े तो हम विजिट भी करें उस ब्रांच को, ठीक है, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उस ऑडिटर को एडवाइस कर सकते हैं कि तुमने कैसे कैसे ऑडिट करनी है। अच्छा, इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन्स जो थे उसको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन होगा, उस ऑडिटर ने काम कैसे किया होगा, है ना, उसके लिए हम उसको ये एडवाइस कर सकते हैं क्या क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा उसके साथ काम का, उसने क्या ऑडिट रिपोर्ट बनाई है चेक करेंगे, उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाया, उससे एक बोलेंगे कि एक समरी हमको प्रोवाइड कर दो, क्या ऑडिट प्रोसीजर तुम लगा चुके हो, है ना, कैसे तुमने कंक्लूजन पे पहुंचे, उसकी समरी, है ना, जो भी फाइंडिंग्स है उसकी एक क्वेश्चन है, चेकलिस्ट वगैरह हम उससे मांग लेंगे। तो ये हो गया यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। ये आपके पूरा कंप्लीट नहीं है, इतना ही कंटेंट आपके मॉड्यूल में है, इसलिए अपन इतना ही अभी डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है ज्वाइंट ऑडिट, ऐसे 299। ऐसे 299 ज्वाइंट ऑडिट में क्या बोला है, एक से ज़्यादा ऑडिटर मिलजुल के अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो एक्सपर्टीज शेयर होगी, एक कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, और एक टोटल ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी, अच्छी क्वालिटी की ऑडिट होगी, वर्क बर्डन कम होगा, और कंपटीशन जो होगा हेल्दी कंपटीशन होगा, है ना। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी, जैसे सबसे पहले तो पैसा शेयर करना पड़ेगा, है ना, साइकोलॉजिकल कि सब में कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, सुपीरियरिटी, कौन सुपीरियर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अनसर्टेनिटीज रहेगी लाइबिलिटीज़ में। अब आ जाते हैं इसमें स्टैंडर्ड्स डील्स विद स्पेशल कंसिडरेशन। इसमें प्लानिंग के टाइम पे जो वहाँ के की पार्टनर्स हैं उनको इंक्लूड करो, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर जो है डिवीजन ऑफ एरिया डिसाइड करेंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब कुछ एरिया ऐसा होगा, अच्छा एंगेजमेंट लेटर एक ही जाएगा कि अलग अलग सिंगल एंगेजमेंट लेटर जाएगा, ठीक है। अब कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि सब लोग मिलजुल के लायबल होंगे, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए सभी लायबल होंगे, है ना। कुछ को पॉइंट जो किसी पर्टिकुलर ने नोटिस किया है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो वो सबके साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। पॉइंट मैटर्स विच गो टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ दैम। और ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे सबको रहना ज़रूरी है, या फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से को फॉलो करे कि नहीं करें वो चेक करना, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल प्रेजेंटेशन है कि नहीं, इसमें सबकी जिम्मेदारी सैलरी एंड जॉइंटली लायबल है इस पर्टिकुलर मैटर में। तो ये जो 3-4 मैटर है एग्जाम में डायरेक्टली भी कभी पूछ लेते हैं। अगर ऑडिटर्स ने रिपोर्ट बनाई है और ओपिनियन अलग अलग है तो क्या करेंगे, ओएम पेरा में सेपरेट सेक्शन में लिख लेंगे कि उस दोनों आपस में एक दूसरे का रेफरेंस करेंगे, उस ऑडिटर ने अलग ओपिनियन दिया, हमने अलग, किसी ने क्वालिफाइड बोला है, किसी ने ट्रांसफेयर बोला है, तो आप लिख सकते हो। बाकी जनरली एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है, लेकिन अगर ओपिनियन अलग हो गया तो क्या करें फिर, तो फिर अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब आ जाता है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट का पैरा 143, कंपनीज एक्ट 2013 143 सबसेक्शन 1 में ऑडिटर को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बोलनी होती है। जो आपने देखा था ना कि अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी 11th पॉइंट में, वहाँ पर कारों की रिक्वायरमेंट प्लस 143(1) 143(3) के रिक्वायरमेंट्स को आप इधर लिखोगे अदर रिपोर्टिंग में। ऑडिटर की जिम्मेदारी के बाद में लोकेशन लिख लिया था, फिर अदर रिपोर्टिंग वाला पैरा आया था। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें ABCDE। A फॉर विद लोन्स एंड एडवांसेस जो है कंपनी के वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है और नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। B फॉर बुक एंट्रीज जो है वो फेक नहीं है। C फॉर कंपनीज अदर देन बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनकी कॉस्ट से कम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने सेल नहीं किया है। थर्ड आ जाता है D फॉर डिपोजिट्स को जो है लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो उसको डिपॉजिट नहीं बता रहे हैं। E फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस जो है उसको P&L में नहीं दिख रहे, डायरेक्टर्स के नहीं लिख रहे हैं। F फॉर कैश, मतलब जो भी शेयर्स वगैरह जो है वो फॉर कैश अलॉट हुए, तो कैश जो है वो वापस मिला है कि नहीं मिला है, रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। 143(3) के मैटर्स कौन कौन से, A फॉर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर लिए हैं। B फॉर बुक्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली कैप्ट है। C फॉर रिपोर्ट जो है ब्रांच ऑडिटर की मिल गई अपने को। E फॉर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली कंप्लाई किए हैं। F फॉर जो भी ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं, कमेंट्स वगैरह, ट्रांजेक्शन्स टू द मैटर्स एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। G जो आता है 164 सबसेक्शन 2 क्लोज G, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये मैटर लिखना पड़ेगा। H फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स जो क्वालिफाइड रिजर्वेशंस वगैरह है। तो I फॉर ये नया जुड़ा था पहले, है ना, तो I फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपर रखें कि नहीं रखें, कहाँ कहाँ पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं
अलग से डिपार्टमेंट रखना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर स्मॉल कंपनी है, 1% कंपनी है, या फिर 50 करोड़ से कम टर्नओवर और 25 करोड़ से कम का बोराइंग्स है, बाकी सब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ज़रूरी है। जे पॉइंट भी है, ये भी 2014 में नया जुड़ा था, रूल 11 करके। अब इसमें आ जाता है कौन कौन सा मैटर्स है जिस पे भी रिपोर्ट करनी है। मतलब 143(1) में आपको सिर्फ इंक्वायर करना था, घर दिखे तो रिपोर्ट करना है। 143(3) में क्या है, आपको इंक्वायर भी करना है, रिपोर्ट भी करना है। सही लगे तो भी रिपोर्ट करना है, सही नहीं लगे तो भी रिपोर्ट करना है, अगर एप्लीकेबल है तो, कम नहीं है तो, ठीक है। तो इसमें आ जाता है लिटिगेशन, गोइंग कंसर्न, CSR एक्टिविटीज़। CSR एक्टिविटीज़ में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसको पर्टिकुलर सेपरेट अकाउंट में रखा है कि नहीं अमाउंट को। अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो स्केड्यूल 7 के हिसाब से उस फंड को रखा है कि नहीं रखा है। फिर कोई भी फंड जो यूज़ हो रहा है ना, अदर देन डिस्क्लोज, कोई भी फंड लोन पे नहीं गया है, कोई भी लोन लिया नहीं है, लोन दिया नहीं है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो बराबर से एक्टिविटी लोग मेंटेन कर रहा है। ये सारी एक्स्ट्रा बातें जो थी गोइंग कंसर्न वगैरह, ये 143 सबसेक्शन 3 क्लोज जे में लिखनी थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कारो, फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कारो 2020। कारो किस पे एप्लीकेबल है? जब भी कारो का क्वेश्चन आएगा एप्लीकेबिलिटी लिख के उसके बाद में आप आंसर करोगे, ठीक है। तो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? इंश्योरेंस पे, बैंकिंग पे। फिर 1-1-10 वाला रूल है कि 1 करोड़ से कम पेड अप कैपिटल और रिजर्व है, 1 करोड़ से कम बोरिंग से, 10 करोड़ से कम रिजर्व एंड सरप्लस है ना। तो उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं है। अब जिस पे कारो एप्लीकेबल है उसमें क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है असेट्स का, है ना, पीपीई का। पीपीई में फिजिकली वेरीफाइड करना है, टाइटल डीज वगैरह चेक करने हैं, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं, रिवैल्यूएशन क्या है तो 10% से ज़्यादा की डिस्क्रिपेंसीज नहीं मिलनी चाहिए। जो रिकॉर्डेड अमाउंट है उससे बेनामी ट्रांजेक्शंस में कोई एसेट है तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि स्टॉक, स्टॉक में क्या है कि 10% से ज़्यादा की डिस्क्रिपेंसीज नहीं दिख रही है अमाउंट में, क्वांटिटी में, है ना, क्योंकि अमाउंट तो आप एज टू के हिसाब से चेक करने वाले हो। और सेकेंड आ जाता है कि वर्किंग कैपिटल लोन जो है, करंट एसेट्स वगैरह को सिक्योर रख के लिया है, 5 करोड़ से ज़्यादा का है, तो फिर बैंक वगैरह को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे हो कि नहीं, क्वार्टरली रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। थर्ड आ जाता है पॉइंट की लोन्स, अभी तो कंपनी बहुत उधार चल रही है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स भी है, स्टॉक भी चेक कर लिया, कंपनी लोन भी दे रही है, ठीक है। तो लोन में सबसे पहले प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, कंडीशंस कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए। सब्सिडरीज वगैरह जो हैं, एग्रीगेट अमाउंट जो है, बैलेंसेस सब्सिडरीज का कितना लोन है ना, अदर देन सब्सिडरीज को कितना लोन दिया है, टर्म्स कंडीशंस जो है वो क्या है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है पेमेंट के। अच्छा 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो हम बैंक में तो एनपीए बोल ही देते ना, तो एनपीए तो नहीं है कुछ भी। और जो भी कोई नया लोन है तो वो फ्रेश लोन से सेटल्ड तो नहीं हो रहा है, रेन्यूअल हो रहा है, तो कोई कंडीशंस वगैरह क्या है वो देखने। अच्छा एफ में तो और भी अलग ही बात है, विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स आप रेकलेसली एडवांस दे रहे हो, लोन दे रहे हो तो फिर नहीं चलेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। ये सारी बातें अपने लोन की चेक कर ली। फोर्थ पॉइंट में आ जाता है लोन टू डायरेक्टर। अभी लोन टू अदर्स था, अभी लोन टू डायरेक्टर में 185 186 सेक्शन कंप्लीट किया है कि नहीं वो आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में। फिफ्थ आ जाता है डिपॉजिट्स, वैसे तो अलाउड नहीं है लेकिन 73 to 76 सेक्शन आपको कंप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने डिपॉजिट्स इशू किए तो। सिक्स्थ आ जाता है कोस्ट रिकॉर्ड्स मेड एंड मेंटेन, बनाने हैं और बनाए रखने हैं। सेवन्थ आ जाता है 7 फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर अनडिस्प्यूटेड डिपॉजिट हुए कि नहीं, डिस्प्यूटेड है तो किस फॉर्म में डिस्प्यूट चल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा अगर डिपॉजिट नहीं किया तो अलग से लिखना पड़ेगा। सेवन्थ आ जाता है ट्रांजेक्शन्स नॉट रिकॉर्डेड इनकम टैक्स, सॉरी 7 स्टैट्यूटरी ड्यूज था, 6 अपना पोस्ट रिकॉर्ड था, SEVN 7 फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। 8 जो है 8 और 16, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 + 8 जो है 16, तो 8 जो है वो इनकम टैक्स एक्ट का है और 16 जो है वो RBI एक्ट का है। ये दोनों जो है वो कंपनी से के अलावा बोल रहे हैं। तो 8 क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई ऐसे ट्रांजेक्शन ही क्या जो कि रिकॉर्डेड नहीं थे, है ना, डिस्क्लोज नहीं थे। फिर आ जाता है 9th में डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। मैंने कहा था ना 3rd में तो बहुत उधार बन रही है, लोन टू अदर्स, लोन टू डायरेक्टर्स, कोस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन किए, डिपॉजिट्स भी दिए, डिपॉजिट्स लिए थे, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात बोली 7 में। 8 में इनकम टैक्स एक्ट आ गया था। 9th में लोन हमने लिया है, ठीक है, तो लैंडर वाइज डिटेल्स आपको चेक करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट है, क्या है, डिफॉल्ट इन अगर रीपेमेंट है तो, ठीक है। विलफुल डिफॉल्टर किसी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, किस पर्पज़ के लिए लोन लिया था उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है कि नहीं किया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन के लिए कोई शॉर्ट टर्म लोन वापस तो नहीं उठाया है, ठीक है। प्लेज पे सिक्योरिटीज़ पे किसी सब्सिडरी की सिक्योरिटी तो नहीं रखी है, सब्सिडरीज के लिए लोन लिया है कि नहीं, ये सारी बातें चेक करनी है, ठीक है। 10th में आ जाता है क्या IPO FPO या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स वगैरह, जिस पर्पज़ के लिए उठाए तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ करे कि नहीं कर रहे हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी आएंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, ठीक है, जो फंड जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था उस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करना है।
अब आ जाता है 10th के बाद 11th में कंपनी क्या कर रही है, फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड में आपको पता है इसमें रिकॉर्डेड और नोटिस्ड दोनों ही फ्रॉड आपको लिखने हैं, ठीक है। एडिटी 4 फॉर्म आ जाता है ऑडिटर का उसमें, ठीक है। विजल ब्लोअर कंप्लेंट्स जो हैं उसके बारे में भी लिखना है। 12th में निधि कंपनी आ जाता है, 1:20 का रेशो मेंटेन करना है नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का, और 10% ज़्यादा जो है अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट नहीं है। फिर आ जाता है 13th में 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, 177 188 मतलब पहले क्या करे थे, लोन टू डायरेक्टर में रिलेटेड पार्टी लोन हो रहा था, यहाँ पर 4th में क्या हो गया, अच्छा 3rd में क्या था, ज्वाइंट रिलेटेड पार्टीज़ को लोन दे रहे थे, जैसे सब्सिडीज़ वगैरह का लोन देखा था ना। अब 3 हो गया रिलेटेड पार्टी को लोन, 13 हो गया रिलेटेड पार्टी के साथ अदर ट्रांजेक्शन। सेल परचेज के ट्रांजेक्शन आते हैं इसमें 188 177 में, कि अगर आपको सेल परचेज के ट्रांजेक्शन करने तो ये सारी कंडीशंस कंप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 14th में क्या आ जाता है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम commensurate with the size and nature of the business, or reports of the internal auditor for the period under audit was considered by the statutory auditor. इंटरनल ऑडिट सिस्टम को चेक करना है 14th में। 15th आ जाता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है। 16th आ जाता है 45I ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी NBFCs वगैरह है उनको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है किस में, RBI एक्ट के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी रजिस्ट्रेशन का, उसके अलावा ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। और CIC मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो उसको वही काम करना है 75% से ज़्यादा। ये सारी बातें आपको चेक करके रिपोर्ट में लिखनी है। फिर 17 में कैश लॉस हो गया है कंपनी को। 18 में आप चेक करोगे कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो रिज़ाइन करके तो नहीं गया है। 19 में आप चेक करोगे कि कोई भी मटीरियल अनसर्टिनिटी वगैरह एग्जिस्ट तो नहीं करती है, जैसे आपने ऑडिट से लगा के 570 में चेक किया था। 20th में आप चेक करोगे कि अनस्पेंड अमाउंट टू फंड, CSR एक्टिविटीज़ का जो आपने 143 सेक्शन 3 क्लोज जे में भी चेक किया था ना, इधर भी चेक करना है कि अगर ऑनगोइंग एक्टिविटी के लिए है तो स्पेशल अकाउंट में रखा है कि नहीं, अगर ऑनगोइंग अनस्पेंड अमाउंट है तो वो स्केड्यूल्ड 7 के फंड में रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। 21 में आ जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किसी ऑडिटर ने इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में कुछ क्वालिफिकेशन निकाला है तो इस ऑडिटर को इधर भी लिखना पड़ेगा, कंपनी ऑडिटर को, ठीक है। 21 में पैरा 4 क्या बोलता है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, वो सारी बातें, ठीक है, कि रिपोर्ट अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, क्या है। यहाँ तक अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली कारो पढ़ते हुए मैं थोड़ा सा इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि मैं कारो मैंने सानिध्य सराफ सर से पढ़ा था, और क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं है तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ था, इसीलिए हो सकता है कारो की जो लेक्चर है वो मेरा थोड़ा सा डिसमिस हो गया होगा। अदरवाइज अपना चैप्टर 7 और 8 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 9 रिवाइज करेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 9 रिविजन। इन द रिविजन सीरीज ऑलरेडी वी डिस्कस चैप्टर 1 to 8। अभी 9th चैप्टर में क्या है, गवर्नमेंट ऑडिट, मतलब स्पेसिफिक एंटिटीज़ की ऑडिट करनी है। सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट ऑडिट आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट में ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा नॉर्मल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव था ओपिनियन प्रोवाइड करना है, इसमें एडमिन टाइप का काम भी रहेगा, क्वासी जुडिशियल टाइप का काम है। आपको एज पुलिस ऑफिसर एज जजमेंट जज भी बन जाओगे, ठीक है। तो C&AG जनरली ये काम करता है, इसमें आपको ऑपरेशंस भी चेक करने, फाइनेंस भी चेक करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस भी चेक करने, तो सब चीज़ चेक करनी है। अब इसके ऑब्जेक्टिव में पहला आ जाता है अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड की अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फंड की अकाउंटिंग कैसे हो रखी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो जो जैसी, सबसे फर्स्ट तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बेनिफिशियल है कि नहीं, जैसी बनाई वैसी इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और करेक्टिव एक्शन के लिए भी हम लोग सजेस्ट करेंगे बाद में, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी 149 जो आर्टिकल है उसमें ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ C&AG, 150 में रिपोर्ट ऑफ C&AG बता रखी है। जो C&AG की रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास में, अगर स्टेट है तो गवर्नर के पास में, और दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी जाएगी, ठीक है। अगर रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट की बात करें हम तो 75% से ज़्यादा का ग्रांट या फंड फाइनेंस्ड, अगर कंसोलिडेटेड फंड में से, या 5 लाख विच एवर इज लेस, ज़्यादा का अगर अमाउंट दे रखा है ना तो लोन या ग्रांट दे रखा है 75% ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, और 5 लाख विच एवर इज लेस, सॉरी 25 लाख, दिस इज़ नॉट 5 लाख, दिस इज़ 25 लाख। इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर कंसोलिडेटेड फंड में से किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट हुआ है तो उसकी स्पेसिफिक ऑडिट करनी है, ठीक है। और जिस पर्पस के लिए लोन लिया उस पर्पस के लिए यूज़ किया है कि नहीं किया, वो तो चेक करना ही करना है। रिसिट्स की बात करें हम तो रिसिट्स में क्या चेक कर सकते हैं,
जनरली रिसिट्स में तो टैक्स ही रहेगा, तो जहाँ गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, कहीं डबल रिफंड तो नहीं चला गया है, कहीं फ्रॉडुलेंट रिफंड तो नहीं चला गया, फोर्स रिफंड तो नहीं चला गया है, ठीक है। डिमांड कलेक्शन प्रॉपरली है कि नहीं है, ऑडिटर जितने भी अकाउंट्स बना रखे वो प्रॉपर है कि नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम प्रॉपर है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रखे, तो ये सारी बातें तो चेक करनी है। नेक्स्ट अपना आ जाता है चेक असेसमेंट कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू पावर। इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, क्वासी जुडिशियल टाइप का पावर रहेगा, मतलब एक पुलिस ऑफिसर जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो, किसी को ऑथ पे बुला भी सकते हो, तो इस तरह के सारे काम भी आप कर सकते हो। पर एज ए सिंपल ऑडिटर हम ये सब काम, स्टैट ऑडिटर के ये सारे काम नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑडिट की बात करते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑडिट में कितने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी पूछते हैं कितने टाइप के एक्सपेंडिचर ऑडिट है। एक्सपेंडिचर ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, एक्सपेंडिचर ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस। सबसे फर्स्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, मतलब रूल्स ऑर्डर्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रही कि नहीं हो रही, जो एक्सपेंडिचर है वो इलीगल तो नहीं है, रूल्स के हिसाब से है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी थी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट की कि नहीं की, ये सारा चेक करने के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर रूल्स एंड ऑर्डर वाली ऑडिट। नेक्स्ट आ जाता है कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए वन में। फिर ऑडिट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है कि नहीं किया है इस खर्चे को, अगर अप्रूविंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं थी तो जो भी डेलीगेशन ऑफ पावर था, तो जिस भी अथॉरिटी को पावर मिला था इशूइंग अथॉरिटी, उसने इसको अप्रूव किया है कि नहीं किया है। सेकेंड आ जाता है अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड मीन्स जिस पर्पस के लिए ये फंड ग्रांट हुआ था उस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है। फिर आ जाता है प्रॉपराइटरी ऑडिट, प्रॉपराइटरी ऑडिट में क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खर्चा इलीगल भी नहीं है, अप्रूविंग अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर लिया, जिस पर्पस के लिए यूज़ करा था उस पर्पस के लिए क्या है, बट वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब ऑकेजन डिमांड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको विजडम यूज़ करके, जिस इंसान ने इसको खर्च किया उसने विजडम या यूज़ करके इस खर्चे को किया है कि नहीं, फेथफुल है कि नहीं है, जैसे आपका खुद का पैसा होता और आप यूज़ करते वैसे यूज़ किया है कि नहीं किया है, ये पूछना चाह रहे कि गवर्नमेंट के पैसे को भी कोई, मतलब अवॉइड हो सकता था वो एक्सपेंडिचर तो अवॉइड कर लेते, इम्प्रॉपर तो नहीं है, इनफेक्टिव तो नहीं है ये खर्चा, ठीक है। सेम विजिलेंस से इस खर्चे को खर्च करना था जैसे आपके खुद का मनी हो। अब यहाँ पे बोलते हैं कि पब्लिक मनी को यूटिलाइज करना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, खुद के ऑन एडवांटेज के लिए यूज़ मत करना, लेकिन अगर कस्टम से चला आ रहा है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ये यूज़ होता है तो चलेगा, या जजमेंट में बोल दिया कि खर्च करना है तो चलेगा। ये सारी बातें आपको इसमें देखनी थी। एफिशिएंसी ऑडिट में क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हो इकोनॉमिकली चल रहे कि नहीं, इफेक्टिवली चल रहे कि एफिशिएंटली चल रहे कि नहीं चल रहे, जितना रिसोर्स यूज़ हो रहा है उतने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे कि नहीं हो रहे, वो जाती है एफिशिएंसी ऑडिट। फिर आ जाता है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मैनर में ऑपरेशंस हो रहे कि नहीं हो रहे, प्रोग्राम स्कीम सब एक्चुअल में चल रही है कि नहीं, ऑन पेपर तो ठीक है। फिर आ जाता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस, इसमें एडमिन भी चेक करना है और फाइनेंस भी चेक करना है, मतलब ऑपरेशन इफेक्टिवली है कि नहीं है, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे प्लस फाइनेंशियली भी ठीक है, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसीजर्स बता रखा है वो आ जाता है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम है, प्लान बनाएंगे उसको कैसे चेक करना है, ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टडी करेंगे उसकी, फिर प्लान बनाएंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनली क्वालिटी चेक होगा या रिपोर्ट होगी। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाता है ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज। स्टोर्स इन्वेंटरीज के ऑडिट में आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली स्टॉक को चेक करते हैं ना, वैसे सेल्स, परचेज, एब्सोल्यूट स्टॉक, प्राइस टैग वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, रिप्लेसमेंट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू किस पे बता रखा है, अगर कुछ भी ऐसा स्टॉक है जो कि डैमेज्ड है और कितनी क्वांटिटी है, ये सारी बातें पीरियोडिकली रिव्यू करे कि नहीं करे स्टॉक को, तो सेम वही स्टॉक में जो लगता है नॉर्मल जो प्रोसेस अकाउंट है चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा था, है ना, 501 के हिसाब से, S2 के हिसाब से सब लगा के चेक कर लेना है। फिर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज़ भी सेम वैसे ही जैसे हमने गवर्नमेंट ऑडिट किए, इसमें लोकल बॉडीज़ में कौन आ जाते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह हैं वो आ जाते हैं, वो भी पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन, यही उनका भी काम यही होता है जो गवर्नमेंट का काम होता है। रेगुलेटरी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। 3 तरह की ग्रांट इनको मिलती है। पहली आ जाती है जनरल पर्पज़ की, आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी आ जाती है कि स्पेसिफिक पर्पज़ की, आप सिर्फ रोड बनाने के लिए यूज़ करोगे या दिवाली डेकोरेशन के लिए यूज़ करोगे। थर्ड आ जाती है कॉम्पेंसेटरी। कॉम्पेंसेटरी मतलब क्योंकि हमने आपका कुछ हमने आपकी कुछ टैक्स वगैरह हमने क्या बोलते हैं रियलाइज़ करवाएं, तो इसके लिए हम आपको बदले में कॉम्पेंसेटरी ग्रांट दे रहे हैं, है ना। जैसे वो बोलेंगे कि वेट तो हमारा था
तुमने वेट लगा के ये वाला पैसा खुद ले लिया, कौन बोलेगा? म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलेगी, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि बदले में हम आपको कॉम्पेंसेटरी ग्रांट प्रोवाइड कर लेते हैं। बजटरी प्रोसीजर्स यहाँ पे डिस्कस है। बजट इसलिए डिस्कस है क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है बजट, है ना। जब बजट आता है तो हम लोग भी उसको कितना ध्यान से सुनते हैं कि हमारे लिए क्या है ना। नॉर्मल जनता के लिए क्या है, फार्मर्स के लिए क्या है, वेमेंस के लिए क्या है, वेमेन के लिए क्या है ना, टैक्स रेट्स में क्या चेंज है। तो बजट में बजट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होता है, तो पर्टिकुलर हर एक म्यूनिसिपैलिटीज़ का, स्टेट का, गवर्नमेंट का, सबका अपना अपना बजट होता है। तो इसमें एज एन ऑडिटर हम क्या चेक करेंगे? टू इन कंसिडरेशन के एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। फिर फंड जो रेज किए जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए स्पेंड करने हैं वो विद इन द सैंक्शन लिमिट है कि नहीं है, ऑथोराइज्ड है कि नहीं है ना, किस किस हेड में क्या क्या खर्चा हो रखा है, ये सारी बातें, ठीक है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल वगैरह तो ठीक है, इनका भी ऑब्जेक्टिव वही होगा, क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट करे कि नहीं कर रहे हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की वीकनेस और स्ट्रेंथ देखनी है, एरर फ्रॉड वगैरह चेक करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह को रिपोर्ट करना है। तो एज एन ऑडिटर हमारे इसमें भी सेम, और एक्सपेंडिचर ऑडिट सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, अथोराइजेशन, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने प्रोविजनिंग मतलब उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है जिस पर्पज़ के लिए है, और परफॉर्मेंस मतलब इफेक्टिवली परफॉर्म हो रहे कि नहीं हो रहे ऑपरेशन में के लिए। तो यहाँ तक गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हो जाता है। एनजीओ की ऑडिट करनी है, और एनजीओ में हम क्या चेक कर सकते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले तो एनजीओ में क्या होगा, एक इन्होंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया, एक तो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग में हम नॉलेज ऑफ वर्क ऑफ द एनजीओ, क्या मिशन है, क्या विज़न है इसका, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है या लोकल कंट्रीब्यूशन मिलता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट्स वगैरह, उसकी पॉलिसीज़, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मटेरियल ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ अदर कम्युनिकेशन, उनके जो भी कम्युनिकेशंस हुए हैं, एक्सपर्ट्स का रिव्यू भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑडिट, एग्जीक्यूट करें ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें बैलेंस शीट को ध्यान में रखो। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आ जाता है? लायबिलिटीज़, फिर आ जाती है एसेट्स, हमारे वाली बैलेंस शीट बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं सबसे पहले फंड। फंड में कॉर्पस फंड आ गया, कॉर्पस फंड मतलब कैपिटल, जिस कॉर्पस फंड मतलब ओन फंड, ठीक है। सेकंड आ जाता है रिजर्व्स, थर्ड आ जाता है एयरमार्क फंड मतलब स्पेशल फंड, जिस पर्पज़ के लिए लिया उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना, एयरमार्क फंड, ठीक है। प्रोजेक्ट एजेंसी बैलेंसेस देख लेना, फिर लोन्स वगैरह अगर लिए हैं तो वो चेक कर लेना। फिर हम एसेट साइड में आ जाते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, कैश, नॉर्मली जैसे चेक करते हैं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न मिला है तो डिविडेंड, ये तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट सब में कॉमन रहेगा, सब में चेक करना ही करना है। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड है या कम डिविडेंड है, ठीक है। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस भी देखना है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी देखना है। फिर अगर रिसिट्स की बात करें तो हमारे पास में क्या रिसिट्स रहेगा? एनजीओ के पास में कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस के अलावा ग्रांट, मेंबरशिप फीस मिल रही थी, इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट। तो ये सारे एनजीओ के क्या हो गए? रेसिट्स हो गए। अब हम आ जाते हैं ऑडिटर फर्म। ऑडिटर फर्म के पहले क्या क्या चेक करना है कि फर्म में कौन कौन पार्टनर है, नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल कितनी रखी हुई है, पीएसआर रेशियोज़ क्या है इनका, कौन सा बैंक अकाउंट वगैरह है, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट से एडवांटेज क्या है? अब यही एडवांटेज इन्होंने एलएलपी के ऑडिट से भी बोल रखे हैं, लेकिन हेडिंग्स अलग अलग है, लगभग सेम है बट हेडिंग के इसमें डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर कभी डिस्प्यूट्स हुए तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो ज़्यादा क्लियरली डिसीजंस ले पाएंगे। फिर डिसोल्यूशंस के टाइम पे किसका अमाउंट कितना बन रहा है ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि ऑडिटेड स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। रिलायबल होंगे अकाउंट्स ज़्यादा, और एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो जो पार्टनर है वो ज़्यादा बिलीव करेगा क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख रखे आपने। और कंट्रोल, इफेक्टिव सेफगार्ड्स अगेंस्ट एनी अनड्यू एडवांटेज। अब आ जाते हैं मैटर्स विच शुड बी स्पेशल कंसिडरेशन इन द अकाउंट्स ऑफ, का क्या स्पेशल कंसिडरेशन है? इंटरेस्ट देख लो, पीएसआर देख लो, कोई भी डिसोल्यूशन है तो उस टाइम पे देख लो किसको कितना कमीशन मिल रहा है, सैलरी किसको कितनी मिल रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। लेकिन इन्होंने कुछ हेडिंग दे रखी है तो हम हेडिंग को पढ़ लेते हैं। एक बार लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करना ही करना है, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट चेक करना ही करना है, टैक्स चेक करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है पार्टनरशिप का, प्रोविजन ऑफ टैक्स और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पीएसआर। अब बोल रहे कि क्या क्या बुक्स रखनी है एलएलपी को, रिसिट एक्सपेंडिचर की बुक रखनी है, कैश की बुक रखनी है, एसेट लायबिलिटी की बुक रखनी है। किसको और बनानी ज़रूरी है एलएलपी, या कौन बना सकता है? 50 करोड़ और
5 करोड़, 5 करोड़ कंट्रीब्यूशन और 50 करोड़ का टर्नओवर। पहले लिमिट्स अलग थी, है ना। पहले लिमिट थी 25 लाख और 50 लाख, ऐसे कुछ थी। 40 लाख, 25 लाख 40 लाख थी पहले। एडवांटेज क्या है, मैंने बताया आपको, डिटेक्शन ऑफ एरर, उसमें अलग था, इसमें अलग है। जैसे इसके एडवांटेज क्या है कि एरर जल्दी पता चल जाएगी, डिस्प्यूट्स होंगे तो रिजॉल्व होने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिलायबल ज़्यादा होंगे अकाउंट्स, बैंक वगैरह आपकी बुक्स पे जल्दी रिलायबल ज़्यादा होंगे तो लोन वगैरह जल्दी सेंक्शन कर सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है, जब कोई नया पार्टनर आए जाए, कोई पार्टनर रिटायर्ड हो तो अमाउंट क्लियर पता चल जाएगा कि कितना उनको अमाउंट ड्यू है। कंप्लाइंसेस अच्छे से होंगे, बेटर कंप्लाइंसेस, बेटर मैनेजमेंट, ठीक है। रिटर्न क्या क्या फाइल करने, फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8। फॉर्म 11 किसका था, नॉर्मल जो रिटर्न होता है, और 8 जो है वो सोल्वेंसी का है। फॉर्म 11 कब फाइल करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब मार्च अप्रैल मान लो, नहीं 60 दिन के अंदर अंदर, तो मार्च अप्रैल में ही मान लो, ठीक है। और जो फॉर्म 8 है वो कब फाइल करना है, सोल्वेंसी का फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब मार्च के बाद अप्रैल में, सितंबर से 30 दिन है तो 30 अक्टूबर मान लो, ठीक है। अब जो अपॉइंट किया है डेजिग्नेटेड पार्टनर ने किसको, ऑडिटर को, तो वो कब तक, फर्स्ट ऑडिटर जो है वो तो इस साल रहेगा। कैजुअल वैकेंसी हुई तो आपको वापस नया ऑडिटर बनाना पड़ेगा, और कोई सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो वो एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको क्या करना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है। ऑडिटर की ड्यूटी क्या क्या है, एंगेजमेंट लेटर चेक करें, मिनट बुक चेक करें, नेम ऑफ एंटिटी, कैपिटल कितना रख रखा है, गुडविल कितनी है, ड्राइंग कितना है, ड्यूरेशन कितना है, राइट्स एंड ड्यूटीज़, PSR रेशो, लोन, ये सब चेक करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आपको करेक्ट, रिलायबल, क्या क्या कैसा कैसा दिख रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब रिपोर्ट करना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आ जाता है, अटेंशन शुड बी पेड फॉलोइंग मैटर्स। अभी क्या होगा ना कि इसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पूरा एक साथ तो पूछेंगे नहीं, जैसे हेडिंग इन्होंने दे रखी है, एक जनरली क्या क्या चेक करना है, फिर पूछेंगे सब्सक्रिप्शन डोनेशन में क्या चेक करना है। तो जनरली हम क्या क्या चेक करेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, इनकम कितना है, ठीक है, ट्रस्ट डीड वगैरह ये सब चेक करेंगे, ठीक है, चैरिटेबल में। सब्सक्रिप्शन डोनेशन में क्या क्या चेक करेंगे, एनुअल और मेंबरशिप फीस कितनी है, बुक्स और कंट्रोल्स अनयूज अमाउंट पे क्या रख रखा है। फिर बुक्स में पूछेंगे तो क्या चेक करेंगे, प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन डोनेशंस, टेस्ट चेकिंग ऑफ काउंटरफॉइल्स, फ्लैग डेज पे उनके पास कितना अमाउंट आता है, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन डोनेशंस कितना है, ये सब चेक करना है, ठीक है। फिर आ जाता है अगर हमें लेगेसीज चेक करनी है, ठीक है, तो लेगेसीज में क्या क्या चेक कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस विद एनी फिगर्स, कोई भी अमाउंट वगैरह बुक्स में है तो, और ग्रांट चेक करना है तो ग्रांट में किस पर्पज़ के लिए थी, सिर्फ सर्टिफिकेट रिसिप्ट्स वगैरह है कि नहीं, कि हाँ सच में हमें ग्रांट मिली है, ठीक है, और जिस पर्पज़ के लिए ली उस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है ग्रांट। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम चेक करनी है तो डिविडेंड, और वही कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कितना मिला है। रेंट चेक करना है, रेंट का एग्रीमेंट चेक कर लो, 12 मंथ वाइज चेक कर लो। स्पेशल फंक्शंस में कोई भी फ्लैग डेज में कोई भी अमाउंट वगैरह मिला एक्स्ट्रा चेक कर लो। इनकम टैक्स रिफंड, क्योंकि एग्जाम्प्ट रहते हैं ना इनकम टैक्स से, तो वापस रिफंड मिलेगा इनकम टैक्स का, वो चेक कर लो। एक्सपेंडिचर में जो ग्रांट जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी थी पर्पज़ के लिए यूज़ किए कि नहीं किए, मैनेजिंग कमेटी को स्पेशल पर्पज़ ग्रांट वगैरह है, ठीक है, कोई कैश या बैंक में खर्च हुए हैं वो सारे चेक कर लेना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करनी है, स्कूल की ऑडिट, इसमें सबसे मेन अमाउंट जो होगा रिसिप्ट्स का वो क्या होगा, फीस को अलग से पूछ सकते हैं। बाकी तो ट्रस्ट डीड चेक कर लेना, ठीक है, और मीटिंग के मिनट्स चेक कर लेना। लेकिन फीस में एडवांस, क्वेश्चन मनी क्या होता है कि वापस रिफंड होगी। एक डिपॉजिट जो स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे जमा करवाता है और वापस उसको रिफंड होता है, आपको तो पता ही नहीं होगा, है ना। तो आपके स्कूल में भी आपकी क्वेश्चन मनी होगी, वो रिफंड किए कि नहीं किया, और क्वेश्चन मनी को लाइबिलिटी में लिखा है कि नहीं लिखा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फंड, प्राइजेस वगैरह, इस जो हॉस्टल ड्यूज़ है, उसके अलावा और क्या फ़ीस हो सकती है, लेट फीस हो सकती है ना। जो फ़ी रिसिट्स है वो प्रिंटेड कॉपीज़ में चेक करना, सीक्वेंस में है कि नहीं चेक कर लेना। कोई फेक रिसिट्स तो नहीं बना रखी है, या ऐसा तो नहीं कि पैसा आया और बुकड ही नहीं हुआ। अदर रिसिट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस भी चेक कर लेना, जिस पर्पज़ के लिए डोनेशन दिया था उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है कि नहीं किया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया है डोनेशन वालों ने, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, सैलरीज देनी पड़ेगी टीचर्स को, प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा टीचर्स को, स्पोर्ट्स फंड में पैसा लगेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगेगा। असेट्स लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ सकती है,
एक तो क्वेश्चन मनी लायबिलिटी में आनी चाहिए, फर्नीचर खरीद सकते हैं एसेट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टेशनरीज हो सकती है, ये सारे, ठीक है। कंप्लाइंसेस वगैरह चेक कर लेना। अब आ जाते हैं कंप्लाइंसेस में, वो है कि कंप्लाइंसेस में टैक्स डिडक्टेड रिसोर्स TDS का रिफंड मिला है कि नहीं मिला है वो चेक कर लेना, ठीक है। फिर हॉस्पिटल की ऑडिट करनी है, तो हॉस्पिटल में मेनली जो होगा ना वो कौन होगा, पेशेंट का रजिस्टर चेक कर लेना, कैश कितना मिला है चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट की इनकम चेक कर लेना, ऑथराइजेशन सैंक्शंस चेक कर लेना कि अप्रूविंग अथॉरिटी ने सारे खर्चे अप्रूव किए कि नहीं किए हैं, ग्रांट कितना मिल रहा है, TDS रिफंड मिला है कि नहीं, बजट्स का इंटरनल चेक, डेप्रिसिएशन का रजिस्टर, ठीक है, ये सब चेक कर लेना। और स्टॉक और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये सारी चीज़ चेक करनी है। नेक्स्ट आ जाता है क्लब्स में क्या चेक होगा, सबसे पहले तो एंट्रेंस फीस क्लब की, एनुअल फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है, अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर है कुछ तो, उसके अलावा वहाँ पर जो भी परचेजिंग अमाउंट है उसकी प्राइसिंग, कुछ भी जैसे कटलरीज होगी, रेस्टोरेंट होंगे तो उनकी सारी प्राइसिंग, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, मार्जिन कितना है, मेंबरशिप फीस क्या है, मेंबर अकाउंट कैसे मेंटेन किया, ये सब चेक कर लेना। सिनेमा हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टिकट्स, तो टिकट्स को स्पेसिफिकली चेक करने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो टिकट प्रिंटेड फॉर्म में भी चेक करना, सीक्वेंस में है कि नहीं चेक करना, कोई एडवांस मिला है तो वो एडजस्ट किया है कि नहीं चेक करना, फ्री टिकट्स कहाँ कहाँ फ्री पास कहाँ कहाँ मिले हैं ये सब चेक करना, और टिकट की इन्वेंट्री चेक कर लेना, ठीक है। कैश कलेक्ट हुआ है कि नहीं उसके रिगार्डिंग वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के वो भी चेक कर लेना, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म चेक कर लेना टिकट्स पे। इसके अलावा टिकट के अलावा क्या हो सकता है, एक तो रेस्टोरेंट की इनकम भी हो सकती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस भी मिल सकता है, और ये जो होता है ना चैनल डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांसेस वगैरह मिल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस के बाद में आ जाता है अगर रेंट का खर्चा हो सकता है, अगर रेंट पे प्रीमाइसेस ले रखा है तो फर्नीचर का खर्चा भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट से इनकम भी हो सकती है, कैश बुक वगैरह भी चेक कर लेना। हायर परचेज और लीजिंग कंपनी है तो क्या क्या चेक करेंगे हम, हायर परचेज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से ऑपरेटिंग है, फाइनेंस लीज है, उसका डीड वगैरह चेक करो, ऑब्जेक्ट क्लोज चेक करो, ठीक है। लीज एग्रीमेंट में कुछ 4 चीज़ें स्पेसिफिक बता रखी है वो चेक करनी है। पहला तो किस इक्विपमेंट के लिए है ये लीज, कितने टेन्योर तक है ये लीज, अगर उसको सब लीज करने के लिए मना कर रखा है तो वो सारी कंडीशन फुलफिल करे कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये एंड ऑफ द लीज पीरियड होगा या टेन्योर खत्म होगा उसके बाद में इनका जो एग्रीमेंट है वो क्या बोलता है ना, कौन बेयर आउट करेगा सारी कॉस्ट, तो वो सारी बातें आपको चेक करनी है एग्रीमेंट के हिसाब से। फिर इनवॉइस भी चेक कर लेना, एक्सेप्टेंस लेटर चेक कर लेना, ठीक है। कॉपीज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और बोर्ड रेजोल्यूशंस में लीज में चेक करना है। अब होटल की ऑडिट करनी है आपको, होटल ऑडिट में आप क्या क्या चेक करोगे, अगर मैं बात करूँ होटल ऑडिट की तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पिल्फरिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है, चिंदी चोरियाँ, तो इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं वो चेक कर लेना। रूम सेल हुआ है, होल बुकिंग हुई है तो सारा का सारा रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट चेक कर लेना, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के रूम रेंट मल्टीप्लाइड बाई पर रूम कितना रेंट, नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है वो चेक कर लेना। उसके अलावा वहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स है और इन्वेंट्री उसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन मुश्किल हो जाएगा तो आप बुक में पढ़ लेना कि उस पर्टिकुलर होटल में किसको इन्वेंट्री बोल रहे हैं, किसको फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर कटलरीज वगैरह है वो एसेट्स में भी आ सकती है और इन्वेंट्री में भी आ सकती है, तो उस हिसाब से उन्होंने प्रॉपरली क्लासीफाई किया कि नहीं किया वो चेक कर लेना। कैजुअल लेबर्स वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, उनकी सैलरी वेजेस ये सब चेक कर लेना है। उसके अलावा अगर कोई ट्रैवल एजेंसी वगैरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना कमीशन वगैरह मिल रहा है वो सब चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट आ जाती है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट आपकी सी फाइनल में भी थी, अभी भी है। एक बार 3 नंबर में पूछा कि कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है, तो सेल्स परचेज की, मनी रिसीव हुई थी उसकी, और एसेट लायबिलिटी की बुक्स मेंटेन करनी है। अगर सब्सिडरीज है उनको अदर कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करना है, तो उनको डेली कैश, सेल्स समरीज, रजिस्टर, रिकवरी, लोन डिसबर्समेंट्स और एनी अदर कोई रजिस्टर वो मेंटेन करना चाहे तो, ठीक है। शेयर होल्डिंग पे रिस्ट्रिक्शन है 1000 से ज़्यादा नहीं है शेयर होल्डिंग, मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और 1000, इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग अलाउड नहीं है। जहाँ पर लाइबिलिटीज़ जो है मेंबर की वो लिमिटेड है। वहाँ पर लोन में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा किसी से लोन वगैरह नहीं ले सकती, बोरिंग्स लोन वगैरह नहीं दे सकती किसी को, ठीक है। और मेंबर्स को भी लोन देगी तो बहुत सारी कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन टू
बोरोइंग्स मतलब मेंबर के अलावा किसी को लोन नहीं दे सकती और किसी से भी खुद बोरोइंग्स भी नहीं ले सकती है। बोरोइंग्स में भी रिस्ट्रिक्शन है, जो मेंबर नहीं है उससे बोरोइंग भी नहीं ले सकती है, ठीक है। तो मतलब हम मेंबर के लिए बने हुए, उनका ऑब्जेक्टिव होता है ना मेंबर के लिए काम करना है ना, और मेंबर ही उसको चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं वो 5 नंबर में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोलते हैं, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो ट्रस्ट एक्ट 1882 में बोला हुआ है, उन सिक्योरिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, उन सिक्योरिटीज़ में भी चलेगा। शेयर बॉन्ड्स जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी, उसके अलावा किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, बस यहीं पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को चेक करना है कि रिजर्व फंड वगैरह में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के पहले जो रिजर्व फंड है ना, उसका एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज जो होगा वो उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा पर्टिकुलर अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के लिए। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस 10% से ज़्यादा नहीं, कंपलसरी ट्रांसफ़र बता रही हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस यूटिलाइजेशन, इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर अलाउड है वहाँ पे। फिर आ जाता है इसमें स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑडिट, उसमें ओवरड्यू डेट्स चेक करना है आपको कि 6 महीने से ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा कोई डेट तो नहीं है। ओवरड्यू इंटरेस्ट चेक करना है आपको। सर्टिफिकेट ऑफ बैड डेट्स के लिए जो बैड डेट्स है वो किधर से क्लियर हो रहे हैं, राइट ऑफ किधर से हो रहे हैं, है ना, बैड डेट्स फंड से राइट ऑफ हो रहे हैं, ये चेक कर लेना है। असेट्स लायबिलिटीज़ को तो नॉर्मली जैसे चेक करते हैं सब में वैसे ही चेक करना है। एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स चेक करना है, मतलब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पर प्रिंसिपल्स किसके, उस पर्टिकुलर उस खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने प्रिंसिपल डिसाइड किए उसी हिसाब से काम करिए कि नहीं। और ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो करिए कि नहीं करिए। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर, क्योंकि मेंबर ही लोन उठाएगा, मेंबर ही पैसे फंड में जमा करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा, मेंबर्स ही खरीदेगा बेचेगा गुड्स वगैरह, तो यहाँ पर मेंबर्स रजिस्टर तो बहुत ध्यान से चेक करना है। स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि कब कब ऐसी कंडीशन आती है कि आपको रजिस्ट्रार को स्पेसिफिकली, रजिस्ट्रार कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर है, उसको बोलना पड़ेगा जाके। जब आपको लग रहा है कि पर्सनल प्रॉफिटियरिंग के लिए काम हो रहा है, मिस मैनेजमेंट हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर रेकलेस एडवांसिंग हो रही है ना, एडवांसेस को रिकवर ढंग से किया ही नहीं जा रहा है, कोई फ्रॉड वगैरह दिख रहा है, तब आप क्या करोगे, किससे बात करोगे, रजिस्ट्रार से, ठीक है। क्लासिफिकेशन वगैरह प्रॉपर है कि नहीं चेक कर लेना। एक बार यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद मैनेजमेंट से ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस होती है। दिस इज द वर्ड ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इज यूज्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली, कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे फिर हम फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब दो बार मेहनत लगेगी ऑडिटर की, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 में आ गया था, इनको भी सारी वही बुक्स रखनी है जो कोऑपरेटिव को रखनी है, ठीक है। इसमें खास क्या है, किसको अपॉइंट कर सकते हैं, जो इसका मेंबर नहीं हो, उसमें लोन वगैरह नहीं ले रखा, उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरीज मेन इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्वायरीज करनी है, पर्टिकुलर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को इंक्वायरी करनी है सेक्शन 72 क्लोज 2 में, सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 में। किस किस बात में, पहली तो लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, बुक्स जो है मेयरली बुक्स वाली एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, फेक एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, पर्सनल खर्चों को रेवेन्यू अकाउंट में नहीं दिखाना होगा, और जो शेयर्स वगैरह है वो अदर देन फॉर कैश है तो कैश मिला है कि नहीं मिला है। जो इंक्वायरीज के पॉइंट्स ABCD 1 पूरी सबसेक्शन 1 में पढ़े थे वो यहाँ पर भी कट शॉट होके आ रहे हैं इधर। अब कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना है, सारे डॉक्यूमेंट बराबर है, हमने सब चेक कर लिया, इन्फॉर्मेशन बराबर है, P&L बराबर है, बैलेंस शीट बराबर है, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट में इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चेक करनी है, कुछ चीज़ें मेंशन करनी है, चेक नहीं, चेक तो इंक्वायरी तो हो गई, मेंशन में पहला तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, बुक्स सारी अच्छे से रखी हुई है, ब्रांच ऑफिसर्स को भी हम चेक कर चुके, सब बढ़िया है, बैलेंस शीट P&L बढ़िया दिखा है, फेयर प्रेजेंटेड है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर है कि वो स्पेशल ऑडिट डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। जब उसको क्या क्या लगेगा कि यहाँ के अफेयर्स प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, या पूरे की पूरी इंडस्ट्री को ख़राब कर रही है, या फिर सॉल्वेंसी इसके इन डेंजर में, इन 3 मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि हमको स्पेशल ऑडिट करवानी है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि इंक्वायरी बिठाएगी सेंट्रल रजिस्ट्रार, कब कब, जब या तो एक क्रेडिटर जाके बोल दे, या 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके बोल दे, या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर जाके बोल दे, या 1/5 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके बोल दे कि इंक्वायरी बिठाओ, तो इंक्वायरी बिठानी है, ठीक है। इंक्वायरी बिठाने में उनको उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, है ना, जो पुलिस ऑफिसर्स के पास में होते हैं या टैक्स ऑफिसर्स के पास में होते हैं, जब वो आते हैं ना, वो किसी से कुछ पूछ सकते हैं, ऑथ पे ले सकते हैं,
ठीक है, बायलॉज वगैरह कंप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, सब चेक कर सकते हैं। और एक फॉलोअप रिपोर्ट उनको किसको सबमिट करानी है, वही सेंट्रल रजिस्ट्रार को। और सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वो 30 दिन में एक फॉलोअप रिपोर्ट भी लेगा कि क्या तुमने सोसाइटी ने जो भी डिफिशिएंसीज या गड़बड़ निकली थी उसको सही किया है कि नहीं। इंक्वायरी से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इंस्पेक्शन, जब एक क्रेडिटर बोला मतलब एक क्रेडिटर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी या 1/5 ऑफ द डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी बोलेगा कि हमें इंस्पेक्शन बिठाना है, तो फिर इंस्पेक्शन थोड़ा ज़्यादा डीप इंस्पेक्शन होगा। इसमें फिर क्या होगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, इसमें भी फॉलोअप होगा 30 दिन में। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो बोलेगा कि आपने जो भी डेफिशिएंसीज थी उसको वापस सही किया है कि नहीं किया। अब हम ट्रस्ट की ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या एजरटेन करें, प्रोविजंस क्या है, डिसबर्समेंट्स, रिजर्व्स, बुक्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जिस पर्पज़ के लिए ये ट्रस्ट खुला है उस पर्पज़ के लिए ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोविज़न ऑफ फंड क्या है, आउटस्टैंडिंग जो है डेटर्स वगैरह 1 साल से ज़्यादा हैं तो उनको अलग से चेक करो, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ़ ट्रस्टीज़, मीटिंग हेल्ड करे कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेटर क्रेडिटर, सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर हम सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटीज़ में ऑडिटर जो है वो क्या क्या खास कंसिडर करता है, सोसाइटी उस हिसाब से काम करे कि नहीं, जो कि उन्होंने प्रिंसिपल बोला है। प्रोविजंस टैक्स के भी चेक कर लेना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो भी चेक कर लेना, अकाउंटिंग पॉलिसीज, स्पेशल रेफरेंसेस और इरेगुलरिटीज़ वगैरह दिख रही है तो ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे ना इसके पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, उसमें तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को समझा था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोसाइटी की ऑडिट करने आए हैं कि वो पॉलिसीज़ फॉलो करिए कि नहीं, लेजिस्लेशन ऑफ सोसाइटी क्या है, सारी बातें, ठीक है, डोनेशंस कितना मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना है, इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाता है। साथ में हम डिस्कस करें अभी ऑडिट ऑफ बैंक, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, इसका भी रिविज़न कर लेते हैं फटाफट। किस किस टाइप के बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक जो अभी अभी नया खुला है, जिसमें क्या है, टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, सॉरी डेवलपमेंट बैंक तो कभी से था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए ये पैसे देता है, लोन देता है। रीजनल बैंक, रूरल बैंक यानी रीजनल रूरल जो रूरल एरिया में है, पेमेंट बैंक ये अभी खुला है। यहाँ पर क्या होगा कि रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट सिर्फ डिपॉजिट्स ही आप इशू सबमिट करवा सकते हो, इसमें आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एमएसएमईज वगैरह के लिए है, ठीक है। आरबीआई किसके लिए जिम्मेदार है, डेवलप सुपरवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, डिटरमाइन कंजक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं वो लग रही है कि नहीं लग रही है, और रेगुलरिटी, रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को कौन रेगुलराइज कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई की इंपॉर्टेंस क्यों है, करेंसी इशू करने के लिए, एज बैंकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंकर है, उनका डिपॉजिट भी रख रहा है, उनको लोन भी दे रहा है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए वही दे रहा है पैसा, और जो उनको डिपॉजिट करवाना है तो उधर ही डिपॉजिट करवा रहे हैं, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक बार पूछा था कि कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको आने चाहिए अगर आप बैंक ऑडिट पे जा रहे हो। हमें आईटी एक्ट आना चाहिए, हमें IBC कोड आने चाहिए, हमको सरफाइजी एक्ट पता होना चाहिए, PML एक्ट पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए क्योंकि बैंकिंग कंपनी है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पता होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक का एक्ट 1976 भी पता होना चाहिए, ठीक है। पिक्यूलियरिटी मतलब इंपॉर्टेंस, क्या क्या इन्वॉल्व है, यूज़, क्योंकि बैंक में बहुत यूज ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं, वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड है बैंक, कितनी जगह है ना, आजकल तो रूरल एरिया में भी बहुत सारे बैंक्स हैं, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होती है, तो आपको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज है, स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर्स एक्सेट्रा। फिर जैसे टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट, रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट बनती है, लफार बनती है, SLR के लिए बनती है, एक जिलानी कमेटी और जिलानी कमेटी की भी रिपोर्ट बनती है इंस्पेक्शन की, है ना। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो अगर एडवर्स है तो वो भी एक रिपोर्ट बनती है। इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, ये 3 बात इंपॉर्टेंट है। इनकम रिकग्निशन भी प्रोविज़न आप पढ़ोगे कि इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करें एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन जब असेट क्लासिफिकेशन की बात आएगी ना, एसेट कौन सी, उनके लिए तो लोन ही है ना एसेट, तो लोन जब नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा यानी जिस पे इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो रहा है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के ऊपर जब इंटरेस्ट आएगा तो वो रिसिप्ट बेसिस पे क्लासीफाई होगा। तो इनकम रिकग्निशन, प्रोविजनिंग, प्रोविज़न कब कब बनाना है वो भी आप देखोगे 25, 40, 100
ये सारे रेशियोज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक, ठीक है। बैंक ऑडिट अप्रोच में कुछ भी नहीं, आपको जितने भी ऐसे आज तक आपने पढ़े ना, डिस्कशन विद डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, फिर 210, 576, 560, 220 क्वालिटी ऑडिट, प्लानिंग, है ना, सैम्पलिंग, जितना भी कुछ भी पढ़ा है ना सब लगा देना इधर, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्म एंड कंटेंट, मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, उसमें से लफार ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पढ़ लेते हैं। होता है क्या ये लफार ऑडिट? लफार का मतलब ये होता है कि आरबीआई जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताता है या स्पेसिफिक मैटर बताएगा कि इस मैटर पे आप हमें स्पेसिफिकली एक रिपोर्ट बना के, तो इस रिपोर्ट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्या कर लोगे, कम्युनिकेट कर लोगे, ठीक है। बिसाइड्स द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट तो बनेगी, ये लफार एक अलग से बनेगा, ठीक है। अब आ जाता है 240 वगैरह। अच्छा, 240 फ्रॉड पता होना चाहिए। इसमें कंपनीज एक्ट का 140 सबसेक्शन 12, ये हमारे आगे के चैप्टर्स में भी काम आ रहा था। 1 करोड़ से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो कब किसको रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को। अगर 1 करोड़ से कम का है तो नेचर ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट, ठीक है, ये ऑडिट कमेटी या मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 45 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम रिप्लाई दो, ये 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हमें दिख रहा है। अगर 15 दिन में उन्होंने रिप्लाई कर लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी रिपोर्ट के साथ में और हमारी रिपोर्ट के साथ में, उनके रिप्लाई के साथ में हम भेज देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया तो फिर 45 दिन तक वेट कर रहे हैं हम, फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो 45 दिन बाद हम अपना जो भी रिपोर्ट है फ्रॉड का भेज देंगे, साथ में लिख लेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑडिट कैसे कंडक्ट करनी है मैंने कहा ना, इसमें आप चैप्टर 3, 4 सब लगा देना, रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, मेमोरेंडम। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगी इसमें। जैसे ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या होता है, एक समरी ऑफ द प्लान बाय प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, जिसमें सिग्निफिकेंट इश्यूज हाईलाइट होगी, रिस्क जो आइडेंटिफाई की वो सब हाईलाइट करके लिखेंगे, ठीक है। और एक आ जाता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें कितना डेटा एक साथ प्रोसेस हो सकता है वो चेक करने के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग होता है कि नॉर्मल ऑपरेशंस में कितना डेटा, कितनी बार हम जाते हैं बैंक में, वो बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, तो एज एन ऑडिटर हमको चेक करना है कि क्योंकि बैंकिंग नेटवर्क बहुत ज़्यादा है तो इसको चलना ज़रूरी है, अच्छे से ज़्यादा अच्छे से ऑपरेशन होगा, ये चेक करना ज़रूरी है, तो इसके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, ठीक है। रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, पुराने साल की रिपोर्ट, कॉन्करेंट रिपोर्ट, लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट, इन सब पे भी हम चेक कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं एडवांसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, फंडेड और नॉन फंडेड। फंडेड मतलब जिसमें डायरेक्टली लोन या लोन दिख रहा है, और नॉन फंडेड मतलब गारंटी के सीधा पैसा नहीं दिख रहा है पर इनडायरेक्ट एडवांस है, ठीक है। एडवांसेस में क्या क्या कंप्राइज होता है, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ये तो सब आप जानते ही हो। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर्स में बिल्स परचेज, कैश क्रेडिट सब अलग अलग दिखा हुआ है, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, कवर्ड बाय गारंटी, नॉट कवर्ड बाय गारंटी, कवर्ड बाय सिक्योर्ड एसेट्स। अब पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एडवांस, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लासिफिकेशन 2 तरह से आता है, पहला तो होता है सेक्टर वाइज और आ जाता है सिक्योरिटी वाइज। सेक्टर वाइज में आ जाता है जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स हो सकता है, जैसे एमएसएमई, फार्मर्स, इनके लिए लोन है, ठीक है। और सिक्योरिटी वाइज में प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल मतलब अगर ये सिक्योरिटी से भी पैसा कवर नहीं होता है तो हमने सेकेंडरी सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी लगा रखी, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या क्या रख सकते हैं, स्टॉक, गोल्ड, इमोबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, शेयर सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, गोल्ड वगैरह सब, ठीक है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ में सबसे पहले आ जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज 2 तरह के होते हैं, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल मॉर्गेज। मॉर्गेज हमेशा क्या होता है, यहाँ पे सेलो कोर्स एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि सिक्योरिटीज़ जो होती है लोन्स के अगेंस्ट में वो बहुत टाइप की होती है। मॉर्गेज होती है हाइपोथिकेशन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मॉर्गेज 2 तरह का, इक्विटेबल और रजिस्टर। रजिस्टर मतलब अपने नाम पर रजिस्टर हो गई प्रॉपर्टी, और इक्विटेबल मतलब टाइटल डीड वगैरह रख लिया। प्लेज मतलब ओनली मेयर यूज़ ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स वगैरह है, ठीक है, कि वो यूज़ कर सकता है। असाइनमेंट मतलब मैंने किसी से लोन लिया था और मैंने किसी से लोन लिया और किसी ने मुझसे लोन लिया था, तो मैंने क्या बोला कि मैं आपको रीपे करूँ
इसके बजाय ये पर्सन जो मुझे रीपे करेगा मेरे बजाय आपको रीपे कर लेगा, ठीक है। असाइनमेंट सेट ऑफ, मतलब मैं आपसे 10 रुपये मांगती हूँ, आप मुझसे 4 रुपये मांगते हो, सेट ऑफ करके 6 रुपये का सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। रेन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब आप बेच सकते हो, आपकी पोजीशन में अब ये प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले NPA आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको बोलेंगे? ऐसा लोन जिस पे हमें क्या नहीं रिकवर हो रहा है, इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो रहा है और कितना टाइम हो गया, नॉन परफॉर्मिंग मतलब 90 दिन से ज़्यादा हो गया। आउट ऑफ ऑर्डर किसको बोलेंगे? ऐसा अकाउंट जिसमें ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया जितना लिमिट है उससे, या फिर जितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए उससे भी कम अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ओवर ड्यू, अगर इंटरेस्ट आज ड्यू था और आज आपने रीपे नहीं किया तो वो नेक्स्ट डे से ओवर ड्यू हो जाएगा और 90 दिन में NPA हो जाएगा, ठीक है। अब किसके लिए कितनी प्रोविजनिंग बनानी है? अगर अनसिक्योर्ड है तो पूरी 100% प्रोविज़न बनाना रहेगा किसको? बैंक को। लेकिन अगर सिक्योर्ड है ना, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो है तो 15%, डाउटफुल एसेट्स है तो 1 साल, 1 साल से 3 साल, 3 साल से ज़्यादा। अगर 1 साल से डाउटफुल है तो 25%, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड मैं बता रही हूँ 25%, 1 से 3 साल है तो 40% और 3 साल से भी ज़्यादा होगा तो पूरा 100%, क्लोज एसेट्स है तो पूरा 100%। गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस भी 2 तरह से होते हैं। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को हम इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम बोले स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी में भी NPA सेम वैसे क्लासीफाई होगा जैसे होता आया है, ठीक है। 90 दिन से ज़्यादा इंटरेस्ट ओवरड्यू है, NPA एसेट्स को क्लासीफाई कर लो। लेकिन अगर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया, इंटरेस्ट नहीं मिला, फिर भी हम NPA क्लासीफाई नहीं करेंगे। एसेट्स तो PA ही रहेगा परफॉर्मिंग, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो जब रिसीट होगी ना, बाकी तो इंटरेस्ट एक्रुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है ना, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जब रिसीव होगा यानी इनकम तभी रिकॉग्नाइज होगी जब ये पैसा मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो वो NPA वाला रूल अपना लो कि रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट देन वी आर अकाउंट फॉर, है ना। लेकिन असेट क्लासिफिकेशन में NPA क्लासीफाई अभी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट गारंटी रिवोक हो जाती है तो विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट गारंटी, तो फिर NPA क्लासीफाई कर लो। एडवांटेजेस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से ज़्यादा बैंक मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, हमें एज बोरोवर पैसा लोन पे दे रहे हैं। इसमें से एक लीड बैंक होगा, एक मेंबर बैंक होगा। लीड बैंक जो होगा वो हमारे अकाउंट्स वगैरह रखेगा, दूसरों का शेयर कितना कितना है सारी अकाउंटिंग वही करेगा, जो अमाउंट रिकवर भी बोरोवर से वही करेगा, ठीक है। और सबको अपना अपना शेयर भी वही बांटेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी कंसोर्टियम में। वो अपनी बुक्स में सबसे पहले NPA क्लासीफाई करेगा, दूसरों को बोलेगा ये NPA हो गया, तब दूसरे भी NPA क्लासीफाई करेंगे, ऐसा। ड्राइंग पार एलोकेशन, आपको पता है ड्राइंग पार क्या होता है? इसके लिए एक बढ़िया सा टेबल है, आपके क्वेश्चंस भी आता है कि किसी के भी कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पार के लिए आपको, जैसे बिजनेस लोन दिया है आपने और किसी भी उस बोरोवर की ड्राइंग पार कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए आपको स्टॉक देखना है कितना स्टॉक है, उसमें से कितना डैमेज्ड स्टॉक है, कितने बेकार डेटर्स हैं उनको हटा देना है, फिर एक मार्जिन परसेंटेज और उसमें से माइनस करना है, बचा हुआ स्टॉक लिया प्लस जो डेटर है, डेटर में से भी ऐसे पुराने डेटर्स जो है उसको हटा देंगे, बचे हुए डेटर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो स्टॉक प्लस डेटर्स मिलके आपका करंट एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा दैट इज़ योर ड्राइंग पावर कैपेसिटी, कितना आप विड्रॉ एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है, अगर सिक्योरिटीज़ जो है वो क्या हो रही है, इरोजन हो रही है उसकी वैल्यू, तो 50% से भी कम रह गई तो उसको डाउटफुल में क्लासीफाई कर लो, ठीक है, किसको, लोन को। और अगर सिक्योरिटी 10% से भी कम अमाउंट की रह गई है तो फिर पूरा का पूरा लॉस ही क्लासीफाई कर लो। अगर एडवांसेस जो है वो नेचुरल कैलेमिटीज, एग्रीकल्चर एडवांस की बात करूँ, नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर एडवांस क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसमें 2 तरह के एडवांस होता है, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप और एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मतलब जो 1 साल से कम टाइम लगता है जिसको उगने में, उनके लिए 1 क्रॉप सीजन का टाइम पीरियड रहेगा। अगर तब आपने शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 2 क्रॉप सीजन का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। अगर तब तक भी आपने लोन रीपे नहीं किया तो फिर उसको आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा NPA। ये एक्सेप्शन है जो 90 डेज़ वाला पॉइंट है ना NPA वाला, एक तो गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस और एक ये नेचुरल कैलेमिटीज़ वाले एडवांसेस प्लस एग्रीकल्चर एडवांसेस, इसमें 90 दिन को कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्रॉप सीजन को कंसिडर कर रहे हो। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन्स और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन तक अगर आपको लोन रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे, NPA क्लासीफाई करोगे, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन 1 साल से कम लगता है और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स जिसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। अब यहाँ पर
अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गई एग्रीकल्चर एडवांस में तो फिर क्या करें। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जो पर्टिकुलर बैंक है ना वो जैसा बोलेगा ना तभी आप उसको एनपीए क्लासीफाई करोगे। फिर क्रॉप सीजन वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। जो सर्कुलर इशू हुआ है आरबीआई ने उसमें क्लियर क्लियर लिख के दे दिया कि वो बैंक खुद डिसाइड करेगा, वो स्टेट खुद डिसाइड करेगा कि कोई भी बैंक इसको कैसे क्लासीफाई करे। एडवांटेजेस टू स्टाफ मेंबर्स, यानी बैंक के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको अगर लोन वगैरह दिया है तो अब क्या करें। तो वो बोले कि उसमें भी 90 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। डे वन से प्रिंसिपल तो ओवरड्यू हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट पूरा रिकवर होने के बाद में प्रिंसिपल ओवरड्यू होगा। ठीक है। द स्टाफ एडवांसेस बाय बैंक एम्प्लॉयर नॉट ए बैंकर। अगर उसने एज एम्प्लॉयर पैसा दिया है तो बात अलग होगी, और एज बैंकर पैसा दिया है तो बात अलग होगी। एज बैंकर आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड अंडर सब हेड अदर्स। एज बैंकर दिया है तो अदर्स में जाएगा। एग्रीकल्चर एडवांस मैंने बता ही दिया है। एनपीए नॉर्म्स में स्टॉक ऑडिट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सारे अकाउंट्स की जो 5 करोड़ से ज़्यादा है स्टॉक ऑडिट होगी। ठीक है। वर्किंग कैपिटल वगैरह इसमें आप चेक करोगे। ऑडिट ऑफ एडवांस के ऑडिट में क्या क्या चेक करेंगे, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैसे क्लासीफाई हो रहा है, कैसे इनकम रिकॉग्नाइज हो रही है, अनरिकॉर्डेड कितना है, डिस्क्लोज क्लासीफाई डिस्क्राइब बराबर कर रखा है कि नहीं, प्रोविजंस बराबर बना रखे कि नहीं। ठीक है। एग्जिस्टेंस वगैरह चेक करना है। इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस चेक करने हैं। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे। डिमांड प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ चेक करोगे, हाइपोथिकेशन और ड्राइंग पावर वगैरह चेक करोगे। ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ऑडिट करनी हुई तो क्या 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 इनकम क्या क्या हो सकती है, इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है वो चेक करोगे, है ना। क्योंकि हो सकता है ना कि लोन पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो तो आपको चेक करना ही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है रिवर्सल ऑफ इनकम। रिवर्सल ऑफ इनकम 4 केस में होगा। जब गलती से इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है तो वापस डेबिट करो। जब पहले क्रेडिट किया था लेकिन अब वो एनपी हो गया, अब मिल नहीं रहा है पैसा, तो वापस रिवर्स करो। या फिर कमीशन या ऐसी कोई इनकम थी, है ना, जो भी गलती से क्रेडिट हो गई थी अदर इनकम, उसको भी वापस डेबिट करो, है ना। अच्छा, ऑन लीज जैसे ऑन टेकआउट फाइनेंस क्या होता है। टेकआउट फाइनेंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने पैसा लिया है, ठीक है, फाइनेंस लिया है। एसेट लायबिलिटी के साथ में मिसमैच नहीं होना चाहिए ये जो लोन है। तो ये एक बार चेक कर लेना। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है वो चेक कर लेना, वो लॉन्ग टर्म ही होगा ये तो, ठीक है। पार्शियल रिकवरीज हो जाती है तो फिर क्या करेंगे, एज 9 के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है। मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनपीए हो गया ना लोन, तो उधर मेन बुक्स में तो एनपीए मतलब इंटरेस्ट अब उधर तो दिख ही नहीं रहा है, पर इधर उस लोन पे कितना कितना इंटरेस्ट बन रहा है ना, वो आप क्या करते जाओगे, रिकॉर्ड करते जाओगे। जितने भी एनपीएज हैं उनके सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो मेमोरेंडम में कि अब इस पर कितना इंटरेस्ट और टोटल ओवरऑल ड्यू हो चुका है जो हमें अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेंट्रीज चेक करोगे, प्रॉफिट इनकम वगैरह, ठीक है। अब एक्सपेंस चेक करने तो बैंक के इंटरेस्ट का खर्चा हो सकता है, ऑब्वियसली डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेंट वगैरह का खर्चा हो सकता है, प्रोविजंस और कॉन्टीजेंसीज। तो प्रोविजन कॉन्टीजेंसीज तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से प्रोविजन ढंग से बनाया कि नहीं, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, कंप्लाइंसेस चेक कर लोगे। तो यहाँ पर हमारा बैंक ऑडिट एक बार मेन कॉन्सेप्ट के साथ में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 इज़ अबाउट द एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, ठीक है। एथिक्स हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करने हैं। ह्यूमन बींग्स को नॉर्मल एथिक्स फॉलो करने हैं, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एज एन ऑडिटर हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो टोटल 1 2 3 4 5 है। पहला आ जाता है क्या, प्रोफेशनल पहला आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब आपको ईमानदार रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, ट्रूथ फुल रहना है, फेयर डीलिंग करनी है। कहीं पर भी किसी भी ऐसे सर्टिफिकेट या रिपोर्ट से जिसमें आपको पता हो कि उसमें गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई भी स्टेटमेंट को साइन नहीं करना है, ठीक है। नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिपोर्ट रिकॉर्ड्स आर नोइंगली नो दैट दिस इज फॉल्स। ऑब्जेक्टिविटी में और मिसलीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी में यू हैव टू अनबाइस्ड, आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड ड्यू केयर में आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस और ड्यू केयर में क्या हो गया कि आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री तो है पर आपको उतना
कॉन्फिडेंट भी रहना है और बहुत ही ध्यान से सारा काम करना है, डिलीजेंटली सारा काम करना है, ठीक है, रफली नहीं करना है, केयरलेसली नहीं करना है। अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज स्किल्स प्लस एक्ट केयरफुली। फिर आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोफेशनल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन की वजह से मिली उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल सारी इन्फॉर्मेशन को आप बता सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर क्लाइंट अलाउ करता है या लो रेगुलेशन बोलता है तो बात अलग है। प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है आपको ऑब्वियसली। अवॉइड एनी कंडक्ट जिसमें आपका जैसे ऐसे किसी भी काम को नहीं करना है जिससे अपने प्रोफेशन को डिफेम हो, है ना। इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी हमारे प्रोफेशन की क्या होगी, डिफेम होगी। तो ये जो ऊपर सारे काम है ना वो भी इसमें आ जाते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर में, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी। तो जब ये आप ब्रीच करोगे ना, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी ऐसा कुछ भी, तो प्रोफेशनल बिहेवियर भी ब्रीच कर रहे हो, ये दोनों साथ में लग जाएंगे। अब इंडिपेंडेंट होना है, उसके दो पर्सपेक्टिव है। पहला इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंट अपीयरेंस। इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड मतलब आपको जजमेंट करना है कि यहाँ पर मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ कि नहीं। इंडिपेंडेंटली अपेयर्स मतलब लोगों को भी ये दिखना चाहिए, थर्ड पार्टी को भी ये अपेयर होना चाहिए कि ये पर्सन जो है वो किसी से इन्फ्लुएंस बिना काम कर रहा है ना। आप अंबानी जी की ऑडिट करो, नीता अंबानी के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, तो लोगों को क्या लगेगा कि जरूर इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ की है। तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है और ऐसा दिखना भी है कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना काम कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स में क्या आ जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलिटी और इंटरमीडिएशन। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड थ्रेट्स आ जाते हैं। जैसे फाइनेंशियली कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, कहीं से कोई लोन नहीं दे लेना है, कोई गारंटी नहीं देनी है ना। अनड्यू डिपेंडेंस, क्लाइंट की फीस पे आप इतना डिपेंडेंट हो। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट क्लाइंट से मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसकी रिपोर्ट नहीं बिगाड़ोगे, उसकी गड़बड़ नहीं बताओगे। कॉन्टिजेंट फीस नहीं रखनी ऑडिट की, ठीक है ना, वरना क्या होगा, आप रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब आप ही ने कुछ काम किया और आप कह रहे हो कि अब मैं उसी को ही रिव्यू करूँ, तो आपको आपकी गलती मिलने वाली नहीं है। एडवोकेसी थ्रेट मतलब आपको थर्ड पार्टी के सामने उसका एडवोकेट नहीं बनना, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है कि कभी अगर किसी मैटर में आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट, फिर आप वहाँ पर इन्फ्लुएंस हुए बिना काम नहीं कर सकते। तो आपको ये भी देखना है कि कोई एडवोकेसी थ्रेट तो नहीं है। फैमिली थ्रेट मतलब लॉन्ग टर्म से एसोसिएशन है, कोई हॉस्पिटैलिटी है, क्लोज रिलेशन है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये क्लाइंट का काम हमको नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मर पार्टनर जो है वहाँ का डायरेक्टर था उस क्लाइंट की कंपनी का, ठीक है, लॉन्ग एसोसिएशन है, ठीक है। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब आपको डर लग रहा है, ठीक है। ऑडिटर इज डिफर फ्रॉम द एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंटिमिडेशन मतलब अगर आप किसी से भी डर की रिपोर्ट नहीं दोगे, है ना, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब आ जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? ऑडिटर शुड हैविंग एन एटीट्यूड टू इंक्लूड क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये टेंशन है कि आपको क्या करेंगे, वो हटा देंगे या रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कुछ भी है तो इंटिमिडेशन थ्रेट बोलते हैं, इसका मतलब डर लगना। तो अगर ऐसा कुछ भी है, आप उस पर्टिकुलर असाइनमेंट से क्या करोगे, सेफ गार्डिंग्स क्या है आपको अभी तो पता चल गया ये थ्रेट्स है। अब क्या करें हम, सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक, ठीक है। उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस है, जैसे कि क्या हो सकता है, पहले तो आप ये करो, एलिमिनेट करो, पर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो डिसमिस फ्रॉम दैट वर्क, कि वो काम ही मत करो, नॉट एक्सेप्ट दैट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला तो आपको सारे एविडेंसेस जो है, अच्छा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यानी आपको कहाँ कहाँ लग रहा है कि अलर्ट रहने की जरूरत है, जहाँ पर दो एविडेंसेस में क्लैश हो रहा है, अलग अलग दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई फ्रॉड वगैरह दिख रहा है, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, जिससे क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगी, ओवरलुकिंग ऑफ द अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, ओवर जनरलाइज द ओपिनियन और इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस अबाउट द अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट, ठीक है। तो ओवरलुकिंग मतलब जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन थे वो दिखे ही नहीं, क्योंकि हमने इतना अलर्टली चेक किया ही नहीं। और जनरलाइजिंग वे में ओपिनियन नहीं देंगे हम। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को, हम ये बोलते हैं पतला दुबला ऑडिटर जो है वो मोटेड एज ए मैनेजमेंट को एक एंगेजमेंट लेटर लिख के दे रहा है कि हमारी ये पर्टिकुलर बातें हैं। उस एंगेजमेंट लेटर में प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट की प्री कंडीशंस लिखी हुई होती है, ठीक है। पहले जैसे कि FRF जो एक्सेप्टेबल है वो बताएंगे,
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, एफआरएफ बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो क्लियर लिख के बताएंगे कि एफआरएफ बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें सपोर्ट करना, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है। उस लेटर ऑफ एंगेजमेंट में हम हमारा स्कोप भी लिखेंगे, हमारी जिम्मेदारी ओपिनियन प्रोवाइड करना है ये भी लिखेंगे, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी लिखेंगे। और उसके अलावा कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहने वाला है वो सब लिखेंगे, लेकिन वो कभी भी चेंज भी हो सकता है, ये बात भी लिख के देंगे। स्टेटमेंट दैट देयर में बी सर्कमस्टांसेस जिसमें ऑडिट रिपोर्ट का ये फॉर्म कंटेंट चेंज भी हो सकता है, ऐसा लिख के देंगे, ठीक है। अब आ जाता है हम प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट अगर प्रेजेंट नहीं होती तो ये मेथड, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट कैसे प्रेजेंट नहीं होगी, मैनेजमेंट ने मना कर दिया ये इन्फॉर्मेशन तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर सबसे पहले तो मैनेजमेंट से बोलेंगे कि हम ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर तुम ये जो प्री कंडीशन से फुलफिल नहीं हो रही तो आप फुलफिल करो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ने पहले ही क्या कर दिया, लिमिटेशन लगा दी स्कोप पे, तो फिर क्या होगा, डिस्क्लेमिंग ऑफ ओपिनियन वो तो बाद में, लेकिन अगर पहले तो एक्सेप्ट ही मत करो ऑडिट, ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद में कुछ चेंजेस हो गया लेटर ऑफ एंगेजमेंट में, तो क्या करें, अगर वो चेंजेस इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल है कि नहीं है वो चेक करो, अगर रीजनेबल है तो फिर एक नया एंगेजमेंट लेटर भी बना सकते हो, उसमें लिखेंगे कि पुराने एंगेजमेंट लेटर में ये बातें हुई थी, ठीक है। ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर प्लस जो प्रोसीजर हमने उसके हिसाब से परफॉर्म कर लिए तो वो भी चलेंगे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर रिकरिंग ऑडिट है, मतलब सेम ऑडिट हमें वापस मिली है ना, तो वापस एंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जब कुछ नए चेंजेस आ गए हैं, एफआरएफ चेंज हो गया है, ऑनरशिप में सिग्निफिकेंट चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज साइज ऑफ एंटिटी में है, या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज है, दो में सिग्निफिकेंट चेंज है, बाकी सब में सिंपल चेंज बताया है, ठीक है। चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एफआरएफ में चेंज है, तो हम क्या करेंगे, एक नया एंगेजमेंट लेटर वापस भेज देंगे। फिर रहता है ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 और SQC1 दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसे 220 जो है वो सिर्फ ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, बढ़िया क्वालिटी का ऑडिट करेंगे। SQC1 क्या बोलता है, सीए जितना भी काम करता है सब में बढ़िया क्वालिटी, यानी फर्म ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें पॉलिसी प्रोसीजर्स बने हुए होने चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे, उसके लिए हम ये चीज़ें अडाप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये SQC1 और ऐसे 220 में क्या डिफरेंस है आपको पता चली क्या। SQC1 में आपने SQC1 को और कहाँ रेफर किया था, एक चैप्टर 1 में और एक डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर 6 में। क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज, सब में SQC1 लगेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स में, सबसे पहले आ जाता है लीडरशिप, ये SQC1 के हिसाब से सेम एलिमेंट्स उसमें भी आएंगे, खाली एक ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट है वो चेंज है, वो ऑडिट में इंगेजमेंट टीम बना रहे हैं उसके बारे में है, इसमें पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज में जितने लोग हैं उन सबके डेवलपमेंट की बात हो रही है। बाकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट में हम क्लाइंट, सबसे पहले तो हम हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस देखेंगे कि हमारे पास में प्रॉपर रिसोर्सेज है कि नहीं है ना। एथिकल रिक्वायरमेंट देखो, टोटल लीडरशिप, फिर आ जाता है एथिकल रिक्वायरमेंट, फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। और लास्ट आ जाता है क्या, मॉनिटरिंग। सबसे पहला जो लीडरशिप है उसमें कल्चर ऑफ हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट में प्रोफेशनल एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट में क्लाइंट की इंटीग्रिटी, है ना, देखेंगे क्लाइंट कॉन्फिडेंट है कि नहीं, क्लाइंट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन क्या है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज है कि नहीं है, इंडिकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशंस तो नहीं लगा रहा है, इंडिकेशन ऑफ क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग नहीं चेक करना है, रीजंस टू प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म, ये पुरानी फर्म को क्यों नहीं दिया था ये काम, इस फर्म को क्यों दिया, सारी बातें, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज में फर्म क्या करेगी, किन किन लोगों को रखना है, पॉलिसीज प्रोसीजर बनाएगी, HR मैनेजमेंट, HR इश्यूज़, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के काम, ये सारे चेक करने, ठीक है। ये सारा फर्म खुद करने वाली, जैसे फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज प्रोसीजर, फर्म ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर्स डिज़ाइन करेगी जिससे जो भी पर्सनल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट के हिसाब से ही वो काम करे, है ना। और ऐसे पॉलिसी प्रोसीजर्स जो एड्रेस करेंगे रेलेवेंट HR इश्यूज़ को, जैसे कि रिक्रूटमेंट, कॉन्फिडेंस, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारे काम उस फर्म में होंगे, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का काम होगा, फिर हर कुछ काम नहीं करेगा, उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो रही है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल रही है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में
सारा काम जो है, ब्रीफिंग द एंगेजमेंट टीम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, कंप्लाइंग द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, और जो कुछ भी डिफ़िकल्टी हो जाती है तो आप कंसल्टेशंस ले सकते हो, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो रिव्यूअर है वो जनरली लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट होता है। वो रिव्यूअर क्या करेगा, जो भी आप काम कर रहे हो ना उसको वापस चेक करेगा आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले, या जो भी आपकी रिपोर्ट है वो इशू होने के पहले वो रिव्यूअर बात करेगा। और अगर रिव्यूअर में और पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो फॉर्म में पॉलिसी प्रोसीजर बताया गया उस हिसाब से उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर किसी थर्ड पार्टी को पूछेंगे, थर्ड पर्सन को उसकी हेल्प ले सकते हैं कि इसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें। अब वो इशू रिजॉल्व होने के बाद, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बाद ही ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, जाएगी। तो क्वालिटी कंट्रोल EQCR, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो भी अपनी एक ओपिनियन बताता है कि आपने काम जो किया है वो बराबर किया है कि नहीं किया है। फिर आ जाता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होगा, जो भी करेक्टिव एक्शंस लेने, गड़बड़ दिख रही है तो उसमें करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अब आ जाता है एसिड 220, उसमें भी आ जाता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीडर है उसको सबको बताना पड़ेगा क्या काम कैसे करना है। परफॉर्मिंग द वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कंप्लाइंग विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, इशू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने का काम भी लीडर का ही होगा, और इंगेजमेंट टीम को एबिलिटी के हिसाब से टास्क प्रोवाइड करना। अब रेलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट में हमें वही प्रोफेशनल एथिक्स में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की कॉन्फिडेंस देखनी है, पिछला उसका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देना है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करेगा। EQCR इसमें भी आएगा कि अगर कुछ भी लिस्टेड कंपनी है, एक EQCR अपॉइंट होगा ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले, हम उसको बताएंगे क्या क्या काम किया, वो सारा चेक करेगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर या तो फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर के हिसाब से या फिर थर्ड पार्टी से। पर ऑडिट रिपोर्ट की डेट जो है वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के पहले की नहीं हो सकती, रिव्यू होने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, ठीक है। और मॉनिटरिंग में क्या करना है, मॉनिटरिंग में वही, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आपको सही करनी है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। मॉनिटरिंग प्रोसेस, एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है इसमें, आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है। क्या क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं, क्या स्पेसिफिक काम हमारे यहाँ पर करना है, ठीक है। क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम फॉलो करते हैं। ये स्ट्रिक्ट हो सकती है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हुए है ना, लीनियन नहीं हो सकती उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑडिट का रिवीजन हो जाता है डन।